हेलो, गुड इवनिंग। थोड़ा सा इंटरनेट इशू था, डिले हो गया 6 मिनट्स का। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल मैंने स्टार्ट किया था, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? एक तरह का एक प्रोबेबिलिटी है। क्यों कर रहे हैं ये पहले हम सुन लेते हैं। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से गेट में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली गेट में क्वेश्चन आए हुए भी है। अगर आप देखोगे ना, पलट के आप पेज देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको गेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से। तो आसान ही है, प्रोबेबिलिटी जितना हमने 12th में पढ़ा होगा उसका 1-2% यहाँ पे यूज होता है। क्योंकि ये जो हमारा फ्लड है या रेन है ना, वो प्रोबेबिलिस्टिक है। फ्लड या रेन क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक है। मतलब ये आप जानते नहीं हो, ऑल ऑफ सडन हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है एज ए सिविल इंजीनियर? हमें क्या करना होता है? स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ब्रिज डिजाइन करना है, कैनाल डिजाइन करना है, या रिवर ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, या डैम डिजाइन करनी है। तो हमें ये प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशन करके रखना होगा कि सपोज पिछले 100 सालों में कहीं पे, एक एग्जांपल से समझते हैं कि पिछले 50 सालों में मान लेते हैं, 50 सालों में कहीं से कहीं पे पिछले 50 ईयर्स में 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का कोई डिस्चार्ज हुआ था। ठीक है, हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड है कि जो रिकरेंस पीरियड है, जो होने की, इसकी दोबारा होने की कैपेसिटी वो 50 ईयर्स है। मतलब ऐसा हमें माना गया है कि पिछले 50 साल में ऐसा कुछ डिस्चार्ज दोबारा से आया होगा किसी ब्रिज के अंडर में। तो हम निकालेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड दोबारा से उस जगह पे आ जाए। तो इसको पहले धीरे से समझते हैं कि यार क्या एनालिसिस करने वाला है, फिर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा आपको प्रोबेबिलिटी वोबिलिटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा है, बस बिल्कुल आराम आराम से जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि क्या है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हो कि बार बार होने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इज परफॉर्म फॉर द रैंडम एंड रेयर इवेंट्स। पहला तो यही होता है, रैंडम और रेयर इवेंट्स के लिए हम करते हैं जनरली। जनरली हम कहीं पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी जहां बन रही हो, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वहां के लिए हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं। तो हमारा जो रेनफॉल और फ्लड डेटा है, रेनफॉल एंड फ्लड एक्टिविटी है, आर टू हाइड्रोलॉजिकल इवेंट्स विच आर विच अकर्स रेयरली एंड रैंडमली। ये कभी कभी होते हैं और ऑल ऑफ सडन होते हैं। ऐसा नहीं पता चलता कि आपको कल रेनफॉल होगी, परसों रेनफॉल होगी, तो कितना होगी ये भी नहीं पता, होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता। तो ना तो इंटेंसिटी पता होती है और ना तो हमें वैल्यू पता होती है और ना तो हमें डेज पता होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करता है? प्रीवियस डेटा से, पिछले 50-60 सालों के डेटा से हमें क्या करना होता है? एक अनुमान लगाना होता है, एक हमें फोरकास्टिंग करनी होती है कि क्या इसके बाद हमारा इतने दिनों में कभी एक बार हो सकता है क्या, कभी एक बार ये इवेंट हो सकता है क्या। उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स, मतलब फ्लड और रेनफॉल को, इज वर्क आउट बाय परफॉर्मिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होगा उसको वर्कआउट करते हैं बाय फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या दोबारा से ये इवेंट होने की क्या फ्रीक्वेंसी है। अगर वो हमें पता चल गया तो हम स्ट्रक्चर को उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। सपोज किसी ब्रिज के नीचे मान लो 100 क्यूबिक का डिस्चार्ज 50 साल में, पहले 50 साल में एक बार आया हुआ था, मतलब पिछले 50 साल के रिकॉर्ड में एक बार आया हुआ था। तो आज हम वहां पे फिर से कोई ब्रिज नया डिजाइन करने वाले हैं उस एरिया में। तो हम ये चेक करेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जो हमारे डिजाइन पीरियड में, मान लो अपने ब्रिज का भी डिजाइन पीरियड 50 साल ही हुआ, उस डिजाइन पीरियड में फ्लड आ जाए तो 50 साल में आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आज भी आ सकता है या 50 साल के अंडर में कभी भी आ सकता है। तो उसको बोलते हैं रिकरेंस पीरियड, उसको बोलते हैं रिकरेंस पीरियड। तो जब हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर लेते हैं, उससे हमें क्या पता चल जाता है? फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने से हमें पता चल जाता है कि क्या रिस्क एसोसिएटेड है हमारे विद दैट इवेंट, मतलब रेनफॉल और फ्लड से क्या रिस्क इवेंट एसोसिएटेड है। जब हमें रिस्क पता चल जाएगा तो उसको हम डिजाइन में यूज कर लेंगे। डिजाइन में यूज कैसे? रिस्क पता चल गया तो हम उसको फैक्टर सेफ्टी लेके चलेंगे कि भाई ठीक है,
50 साल में ये इवेंट दोबारा से रिपीट होता है या 50 साल के अंदर ये इवेंट दोबारा से रिपीट होता है, तो हम इतने दिनों के लिए लेके चलेंगे कि वो 50 साल वाला रिपीटिशन हो उसको कवर कर ले, या इसकी डिजाइन कैपेसिटी इतनी रखेंगे वो 50 साल वाला जब इवेंट हो तो आसानी से वो स्ट्रक्चर सर्वाइव कर जाए। ठीक है, आसानी से वो स्ट्रक्चर सर्वाइव कर जाए। तो नोविंग द रिस्क, रिस्क हमें अगर पता चल गया तो सेफ्टी कैन बी इवेल्युएटेड। अगर रिस्क पता चल गया तो सेफ्टी कैन बी इवेल्युएटेड, क्योंकि रिस्क प्लस सेफ्टी दोनों को मिला करके 1 होता है। तो अगर आपको रिस्क पता चल गया तो सेफ्टी भी आप निकाल ही सकते हो। रिस्क पता चल गया तो सेफ्टी आपको पता चल जाएगा। ये फिर जो रिस्क प्लस सेफ्टी इक्वल टू 1 लिखा है, ये किस लैंग्वेज में लिखा है मैंने? प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में लिखा है। सो यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन मेनी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस सच एज those combined with floods and rains, the probability of occurring maximum flood or maximum rainfall is the basis बहुत सारे जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए हमें मैक्सिमम फ्लड और मैक्सिमम रेन को कैलकुलेट करना होता है। तो मैक्सिमम रेन आज नहीं आएगा, आज मान लो 100 mm आया या 10 mm आया, 100 mm आया, 2 दिन बाद 200 mm आएगा। किसी 50 60 साल 70 साल का स्ट्रक्चर आप डिजाइन करो तो आपको 50-60 ईयर्स का आपको क्या करना होगा? डेटा आपको एनालाइज करना होगा। जब 60-70 ईयर्स का डेटा आप एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि उस 60-70 ईयर्स में हमारा डिजाइन पीरियड जो रहेगा वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मान लो आज आपका बहुत कम है, 10-20 साल पुराना और थोड़ा बढ़ गया है, और पुराना जा रहा हो तो और ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है। तो मान लो किसी दिन डिस्चार्ज आपका आया था 200 क्यूमेक, 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड आया था। तो ये वाला अगर डिस्चार्ज उस ब्रिज ने पास करा दिया, ब्रिज के नीचे से डिस्चार्ज ही तो पास करता है, जो ब्रिज होती है उसके नीचे पानी जाता है और ऊपर से आपकी रोड जाती है। ठीक है, इसीलिए तो बनाते हैं हम ब्रिज, ने तो क्यों बनाना। तो अगर आपका डिस्चार्ज आज मान लो 5 क्यूमेक 10 क्यूमेक का आ रहा है, लेकिन अगर आपने 5 क्यूमेक 10 क्यूमेक के लिए बना दिया और स्ट्रक्चर आपको पता है कंक्रीट का स्ट्रक्चर 100 साल के लगभग बनाया जाता है, 100 ईयर्स उसकी डिजाइन पीरियड होती है। तो अगर उस 100 साल के अंदर कभी 200 वाला भी डिस्चार्ज आया, एक ही बार आया भले ही, लेकिन आ गया, तो आपका स्ट्रक्चर क्या है? फेल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पिछले डेटा से हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करके हम पता लगाते हैं कि पुराने डेटा से कितने टाइम पे उसकी रिपीटिशन होने की मैक्सिमम डिस्चार्ज या मैक्सिमम रेनफॉल या मैक्सिमम फ्लड होने की कितनी संभावना है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। पहले हम टर्म समझेंगे, एक होता है जिसको फ्रीक्वेंसी, उसको दूसरा बोलते हैं रिटर्न पीरियड, या तीसरा बोलते हैं रिकरेंस इंटरवल। तीनों सेम ही चीज है। आपको ज्यादातर दिखेगा रिटर्न पीरियड आपके आपके एग्जाम में, जिसको टी से रिप्रेजेंट बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। रिटर्न पीरियड होता क्या है? तो रिटर्न पीरियड को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या होता है, दिस इज द टाइम पीरियड। इसको मैं देखो जो लिखा है, मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लो आप। चलो दूसरे पेज पे मैं लिख देता हूँ, पेज पे मैं लिख देता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, वहां से थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, क्लियर होगा, क्योंकि मेन तो क्लियर करना ही आपका एम है। तो रिटर्न पीरियड जो टी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते क्या है? तो डेफिनेशन एक बार समझोगे तो फाइनली आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द this is the time this is the time this is the time period on an average on an average after which after which flood after which flood discharge is likely to is likely to is likely to be equaled or exceeded equaled or exceeded। क्या मतलब है? कह रहा है कि ये एक टाइम पीरियड है, रिकरेंस पीरियड या रिटर्न पीरियड, या तो रिकरेंस पीरियड या रिटर्न पीरियड या फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एक टाइम है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज मतलब एक लमसम टाइम है, आफ्टर विच फ्लड डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी इक्वल्ड और एक्सीडेड। मतलब क्या हुआ इसका? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको और क्लियर होगा तब। एग्जाम्पल क्या है समझ लेते हैं।
एग्जाम्पल है, सपोज मैक्सिमम कोई फ्लड है, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज है, फ्लड डिस्चार्ज है, फ्लड डिस्चार्ज कहीं रिकॉर्ड किया है, recorded at a bridge site, at a bridge site, at a bridge site is 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। किसी ब्रिज साइट पे मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज जो रिकॉर्ड किया गया है वो 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 200 क्यूबिक रिकॉर्ड किया गया है। और एन एवरेज एंड एन एवरेज this peak value and on an average this peak value occurs once in a once once in a या once in 50 years, once in 50 years। क्या मतलब है देखो, रिकरेंस पीरियड का मतलब ये है कि मान लो एग्जांपल से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा, डेफिनेशन पूछता नहीं है उससे। मान लो किसी जगह आपने एक ब्रिज बनाया, उस ब्रिज में जो मैक्सिमम डिस्चार्ज कभी आने वाला था वो 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड आया, और ये मैक्सिमम डिस्चार्ज जो रिपीट होता है वो रिपीट होता है ऑन एन एवरेज टाइम। कब रिपीट होता है? 50 ईयर्स के अंदर अंदर ये रिपीट हो जाता है, मतलब 50 साल के अंदर अंदर कभी भी एक बार ये डिस्चार्ज दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिकरेंस पीरियड। मतलब क्या है कि सपोज आप ऐसा कह दो कि जैसे कोरोना का एग्जांपल ले लो, मान लो जैसे महामारी का एग्जांपल होता है, पैंडेमिक का एग्जांपल होता है कि जैसे आपने रिकॉर्ड सुना होगा कि 1800 में एक आया था, जैसे कोरोना आया तो उसके पीछे पीछे हमें रिकॉर्ड देखने को मिला ना, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे थे। इसके साल इतने साल पहले फिर आया था, इसके साल पहले फिर आया था, बहुत लोग मरे थे। तो उस तरह से क्या हुआ, उसका रिकरेंस पीरियड सबने निकालना शुरू कर दिया कि ऑन एन एवरेज 200 से 300 साल में एक बार पैंडेमिक आता ही आता है। 200 साल से 300 साल के अंदर एक बार पैंडेमिक आता ही आता है। तो वो पैंडेमिक के क्या है, रिकरेंस पीरियड है। रिकरेंस पीरियड मतलब होने की उसकी संभावना है। हो सकता है वो हो सकता है उस 200 साल इंटरवल में एक बार भी मतलब तुरंत ही हो जाए, या 200 साल खत्म हो रहा हो जब तब हो रहा है। उस 200 साल के अंदर में कभी भी होगा, लेकिन एक बार होगा जरूर। सेम वे में यहाँ सिविल इंजीनियरिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कोई ब्रिज डिजाइन किया और 200 मीटर क्यूब पर सेकंड कोई डिस्चार्ज आया हुआ था उस ब्रिज के नीचे, और उसकी रिकरेंस पीरियड मतलब अकरेंस की जो टाइम है वो 50 इयर्स है उस पीक डिस्चार्ज की, तो 50 इयर्स के अंदर अंदर या तो पहले साल या दूसरे साल या तीसरे साल या चौथे साल या 10वें साल या 20वें साल या 25वें साल या 50वें साल, उस 50 इयर्स के अंदर अंदर में कभी एक बार जरूर आपका 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड की डिस्चार्ज आएगी। तो ये रिपीट होने की प्रोसेस को ही बोलते हैं, रिपीट होने के टाइम को ही बोलते हैं हम रिटर्न पीरियड। तो रिटर्न पीरियड मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखा है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज आफ्टर विच फ्लड डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी इक्वल और एक्सीडेड। इक्वल और एक्सीडेड का मतलब जो फ्लड डिस्चार्ज हमारा होगा, जैसे 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, या तो उस पीरियड के अंदर इक्वल हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, इक्वल और एक्सीडेंस हो जाएगा। दैट इज नोन एज रिटर्न पीरियड और रिकरेंस पीरियड। रिटर्न पीरियड और रिकरेंस पीरियड। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी 50 साल के अंदर होने की, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इनवर्स ऑफ रिकरेंस पीरियड होती है। प्रोबेबिलिटी होती है जो प्रोबेबिलिटी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इनवर्स ऑफ रिकरेंस पीरियड और टाइम पीरियड। बोलेंगे कि एक बार इसके 50 साल में होने की, इस डिस्चार्ज की होने की जो संभावना है वो कितनी है, 1 in 50 है। 1 in 50 है। तो एक बार ये प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि एक बार जरूर इसका 50 साल में होगा, वापस आएगा 200 मीटर क्यूब वाला डिस्चार्ज। तो रिटर्न पीरियड कितना हुआ, 50 इयर्स, और जो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई कितनी हुई, 1/50 हुई। रिकरेंस पीरियड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमेशा 50 साल के बाद या 50वें साल पे ही आएगा, मतलब 50 साल उसका रिटर्न पीरियड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50वें साल पे ही वो वाले इवेंट होगी। वो इवेंट पहले साल भी हो सकती है, दूसरे साल भी हो सकती है, तीसरे साल भी हो सकती है, चौथे साल भी हो सकती है, या 50 साल के अंदर में कभी कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, या लास्ट के 50वें साल में हो। ठीक है, डिपेंड करेगा कि किस साल हो रही है। एक बार जरूर होगी अगर उसका रिटर्न पीरियड है तो, मतलब वो रिपीट होगी प्रोसेस, उसको बोलते हैं रिकरेंस पीरियड। ऑन एन एवरेज एक बार जरूर होगी विद इन
is 50 years. That is known as recurrence periods. तो फिर से यहाँ पर recurrence period का definition ये भी पढ़ लो आप. It is defined the time interval between the occurring of an event of certain magnitude which is likely to be equaled or exceeds. मतलब ये हुआ कि occurrence की एक बार मतलब होना ही होना है उसको, जैसे किसी चीज का ऐसे समझाया मैंने पिछले में भी. दिस इज द टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज आफ्टर विच पीक फ्लड डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी इक्वल्ड और एक्सीडेड. मतलब अगर आपका कोई भी पिछले 50 सालों में 200 क्यूमेक का डिस्चार्ज हुआ है उस ब्रिज के अंडर में, तो 50 साल के अंदर में दोबारा से वो रिपीट करेगा ही करेगा. यही इसी को बोलते हैं रिकरेंस पीरियड और रिटर्न पीरियड. जो रिटर्न पीरियड का इनवर्स होता है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का मतलब होता है कि 1/50 कर दो तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि एक बार 50 साल में अंदर होगा ही होगा. 50 साल में एक बार हो रहा है तो एक बार का अगर प्रोबेबिलिटी निकालो तो 150 होता ही है, 1/50 होता ही है. इसको बहुत सारे मेथड्स हमारे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए बहुत सारे मेथड्स पहले से गिवन है. द फॉलोइंग एम्पिरिकल फार्मूलाज आर यूज्ड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी और रिटर्न पीरियड. इसको बहुत सारे फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल है जिसमें है बीवुल्स फार्मूला. बीवुल्स फार्मूला इसको मैं बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू, बट ये फार्मूला अभी अब देख लो, जस्ट इसी के बाद एग्जांपल बता रहा हूँ. बीवुल्स फार्मूला ये जनरली यूज होता है, मोस्टली सबसे ज्यादा यही यूज होता है, मोस्टली यूज. इसके अलावा बहुत लोगों ने बनाया है जिसमें रिकरेंस पीरियड जो होता है वो रिकरेंस पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय m होता है. अब t और t तो पता चल गया रिटर्न पीरियड है. n और m को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा. चलो एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ. सपोज कोई एक डिस्चार्ज है, स्टेप वाइज होता है तो स्टेप वाइज करता हूँ. स्टेप 1 सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप डिफरेंट डिस्चार्ज वैल्यूज को arrange in decreasing order, arrange in decreasing order of different, arrange in decreasing order decreasing order decreasing order of लिखो of different. या तो रेनफॉल का डेटा होगा तो रेनफॉल का डेटा आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, या आपके पास डिस्चार्ज का डेटा होगा तो डिस्चार्ज का डेटा आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे. तो अरेंज द डिस्चार्ज और रेनफॉल डेटा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑफ मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में आप लिखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एग्जांपल लिख के आप बता रहा हूँ. सब डिस्चार्ज क्यू डिस्चार्ज गिवन है आपको, डिस्चार्ज गिवन है 10 गिवन है, उसके बाद 50 गिवन है, फिर 25 गिवन है, फिर 25 गिवन, फिर 80 गिवन है, फिर 90 गिवन है और फिर 15 गिवन है. इस तरह से आपके पास 3 2 5 5 आपके पास 6 डेटा गिवन है डिस्चार्ज के क्यूमेक में. तो आप इस डिस्चार्ज को ऐसे क्वेश्चन में दे दिया तो आप इसको क्या करो, अरेंज करो इन, इसको अरेंज करो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, सबसे छोटा वाला लास्ट आएगा. तो सबसे बड़ा वाला इसमें लिखोगे डिस्चार्ज तो क्या आ जाएगा, तो डिस्चार्ज क्यू जब सबसे बड़ा वाला आएगा वो 90 आएगा, उसके बाद आपका 80 आएगा, उसके बाद आपका 50 आएगा, उसके बाद आपका 25 आएगा, और उसके बाद कितना आएगा 15 आएगा, और लास्ट में कितना आएगा 10 आएगा. ये आने के बाद आप इसको क्या दो, स्टेप 2 में, स्टेप 2 लिख नहीं रहा हूं मैं, बता दे रहा हूं. स्टेप 2 में क्या करोगे, रिटर्न पीरियड को एक गिव द रिटर्न पीरियड फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इज ऑब्टेन. अब इसके बाद आप इसको रैंक दोगे. रैंक मतलब होता है एम वैल्यू. इसको एक रैंक दोगे. रैंक का मतलब होता है ये वाला डिस्चार्ज पहले ऊपर आएगा, फिर उसके बाद ये वाला दूसरे नंबर पे आएगा, ये वाला तीसरे नंबर पे आएगा. जस्ट आपको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उनको नंबरिंग दे देना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ये जो वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करता है m. बीवुल्स फार्मूला में वो m रिप्रेजेंट करता है, इट इज नोन एज m. और जो आपका टोटल डेटा है, टोटल नंबर ऑफ डेटा है, उसको बोलते हैं n. टोटल नंबर ऑफ डेटा है 6. तो अगर आप बीवुल्स फार्मूले से आप रिटर्न पीरियड निकालोगे t इज इक्वल टू, जो कि मैंने बीवुल्स फार्मूला पीछे बताया वो था n+1 डिवाइडेड बाई m. तो इसमें क्या करो, n में आप 1 को ऐड करो
n में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 7/, n में 6 n इक्वल टू 6 है तो 6 प्लस करोगे, 6 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 1। इसकी जो रिटर्न पीरियड है 90 क्यू में की जो रिटर्न पीरियड है वो 7 ईयर्स है, या 7 मान के चलते 7 है, मानने चलते ये आता है 7 है। इसकी वाली करोगे तो n+1 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी 3 है। इसकी वैल्यू करोगे तो कितना हो जाएगा n+1 7 होगा यार। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 6 + 1 7 7/3। इसकी करोगे तो 7/4। इसकी करोगे तो 7/5। इसको करोगे तो 7/6। इस तरह से बीबुल्स फार्मूला में आपका रिटर्न पीरियड आता है, रिटर्न पीरियड आता है, जिसको हम फार्मूले में ऊपर देख रहे हैं। देखो फार्मूला दिखा देता हूँ। रिटर्न पीरियड एज पर द बीबुल्स फार्मूला इज इक्वल टू होता है, रिटर्न पीरियड एज पर द बीबुल्स फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई m, n+1 डिवाइडेड बाई m, where n is the number of annual series। नंबर ऑफ एनुअल सीरीज मतलब जो आपको नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ एनुअल सीरीज डेटा यूज्ड इन द एनालिसिस। तो 6 डेटा हमने यूज किया तो n इक्वल टू 6 हो गया था वहां पे। एंड m इज द रैंक असाइंड फॉर ए गिवन डेटा इन दैट सीरीज। तो जो रैंक आप असाइन करोगे उसकी वैल्यू यहाँ रखोगे। जैसे मैंने 90 का दिया था, उसके बाद 80 दिया था, उसके बाद 50 दिया था, ये डिस्चार्ज की वैल्यू थी। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखा था और सबको रैंक की वैल्यू दी थी 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू जो हो गई m हो गई, और ये जो टोटल वैल्यू हो गई वो n, नंबर ऑफ डेटा जो है n हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ पे उठा कर रखोगे और m की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखोगे, तो पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए आपको आपको अकरेंस वैल्यू या रिटर्न पीरियड की वैल्यू मिलती जाएगी। तो जो पहले वाले की रिटर्न पीरियड है उसकी कितनी आएगी t इक्वल टू 6 + 1 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 7 ईयर्स आएगी। कि 7 साल में क्या होगा, एक बार रिपीट जरूर करेगा ये। अंडर 7 ईयर्स ये 90 क्यूमे का डिस्चार्ज होगा, एक बार जरूर रिपीट करेगा। टी इक्वल टू अगर मैं बात करूं दूसरे वाले की तो 7 डिवाइडेड बाई 2 होगी, मतलब 3.5 ईयर्स में एक बार ये वाला इवेंट जरूर रिपीट होगा। तो ये बीबुल्स ने फार्मूला दिया था, इस बीबुल्स फार्मूले से थ्रू हम निकालते हैं। मोस्टली ये फार्मूला आपके एग्जाम में यूज होता है, मोस्टली ये फार्मूला आपके एग्जाम में यूज होता है। तो अब लगाओगे कैसे, तो आपको रेनफॉल डेटा दे देगा या तो आपको डिस्चार्ज डेटा दे देगा। तो पहले स्टेप में आप क्या करो, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसको एक रैंक दे दो। रैंक देने का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा वो टॉप पे रहेगा, उसको पहला रैंक, उसके बाद दूसरा रैंक, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, जितने भी रैंक हो उसको दे दो। उसके बाद फाइनली क्या करो, आप इस बीबुल फार्मूला से रिटर्न पीरियड्स का निकाल लो। बीबुल फार्मूला जो होता है n+1 डिवाइडेड बाई m होता है। इसके अलावा भी कुछ फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी स्टेप सेम है। दूसरा है हेजन फार्मूला। हेजन फार्मूला क्या है, n/m-0.5 होता है। इसमें भी आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करो डेटा को, फिर उनको रैंक दे दो, और रैंक देने के बाद क्या करो, इसमें n की वैल्यू नंबर ऑफ डेटा हो जाएगा, नंबर ऑफ डेटा हो जाएगा, और m की वैल्यू जो होती है वो रैंक हो जाएगी, वो रैंक हो जाएगी। इससे भी आप हेजन फार्मूले से भी रिटर्न पीरियड निकाल सकते हो। कैलिफोर्निया फार्मूला होता है, उससे भी आप निकाल सकते हो। कैलिफोर्निया फार्मूला जैसे मैंने अभी अभी निकाला था 90 80, जो डिस्चार्ज था वो 90 था, 80 था, 50 था, 25 था, 15 था और 10 था। इसका रैंक था 1 2 3 4 5 6। तो रैंक मतलब होता है m की वैल्यू, और नंबर ऑफ डेटा जो है वो 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो आप निकालोगे यहाँ पे n/m निकालोगे, n/m निकालोगे तो पहले वाले होने का जो रिटर्न पीरियड होगा, रिटर्न पीरियड मतलब कितने सालों के अंदर में ये दोबारा से रिपीट करेगा। तो पहले वाले का निकालने का होगा n = 6/1, मतलब ये 6 ईयर्स, अगर ईयर्स में लिखे तो 6 ईयर्स के अंदर हो जाएगा, मंथ में लिखे तो 6 मंथ के अंदर हो जाएगा, डेज में बोले तो 6 डेज के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 6 डेज के अंदर या 6 ईयर्स के अंदर या 60 ईयर्स के लिए बोल सकते हो, उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। दूसरा अगर बोले तो 6/2, तो ये 3 ईयर्स के अंदर में हो जाएगा। ये 6/3, तो ये 2 ईयर्स के अंदर में हो जाएगा। ये 6/4 का मतलब होता है 1.5, ये 1.5 ईयर्स के बीच में हो जाएगा। अगर मतलब हो जाएगा क्या मतलब कर रहा हूँ, समझ गए।
कि 1.5 साल के अंदर अंदर ये 25 क्यूमेक का डिस्चार्ज रिपीट करेगा। कोई ब्रिज आपने बनाया है तो आपके पास ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा कि इतना इतना डेटा हर बहुत सालों में आया हुआ है। उसको रैंक करके आप जब कैलिफोर्निया मेथड से लगाओगे तो कहने का मतलब ये होगा ये वाला जो 25 क्यूमेक वाला डिस्चार्ज होगा वो 1.5 ईयर्स में रिपीट करेगा। रिपीट करेगा तो आप समझ जाओगे 1.5 साल का अगर मुझे ब्रिज बनाना है तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे 1.5 साल वाले के लिए डिजाइन करना है। 25 क्यूबिक के लिए तो मिनिमम होना ही चाहिए और बाकी तो हम कैलकुलेशन करके इससे बड़ा वाला डिजाइन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट, वो पहला वाला मेथड किसी को समझ में आया नहीं आया, किसको क्या चल रहा है बताना एक बार। पहले वाला मेथड में कुछ करना नहीं है, फार्मूला है, इसका फार्मूले का यूज करते हैं हम। फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई n। उसको करते कैसे, आपको रेनफॉल डेटा दे देगा, 5-6 डेटा दे देगा। उस रेनफॉल डेटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। अरेंज करने के बाद उसको रैंक दे देना, 1 2 3 4 5 6 7 रैंक दे देना। फिर जिस डिस्चार्ज के लिए वो पूछेगा उसको क्या करोगे, फार्मूला लगा दोगे। फार्मूला क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाई m। फार्मूला लगाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, वही वैल्यू पूछी रहेगी एग्जाम में, उसको आंसर कर देना है। फर्स्ट वाला का इतना कुछ है नहीं, बस उसमें बस आपको पता होना चाहिए कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं और कैसे रैंकिंग देते हैं। वो दोनों चीजें अगर पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है पड़ेगी। सारे फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिबुल्स को याद रखो, बाकी कैलिफोर्निया को मत याद करो या यूएस कॉस्ट को मत याद करो, हेजन को मत याद करो, उनको मत याद करो, सिर्फ बिबुल्स को याद करो। बिबुल्स फार्मूला जो होता है वो n+1 डिवाइडेड, रिटर्न पीरियड जो बिबुल्स फार्मूला के प्रति होता है वो क्या आता है n+1 डिवाइडेड बाई m होता है। बस इतना याद रखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बाइनोमियल वाला एक पढ़ा भी होगा आपने बहुत पहले, प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल के थ्योरम के थ्रू, बट उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाइनोमियल इवेंट थोड़ा सा बता दूंगा जब मैं आपको बैकग्राउंड में, बिल्कुल मैथ्स पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा है लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, क्वेश्चन जिससे आते हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाइनोमियल इवेंट क्या होता है, तो बाइनोमियल इवेंट मान लो, बाइनोमियल इवेंट जो होता है ये आपको पहले पढ़ाया होगा। बाइनोमियल इवेंट में सिर्फ दो आउटकम होते हैं। बाइनोमियल इवेंट, बाइनोमियल इवेंट हैज ओनली टू आउटकम। टू आउटकम का मतलब होता है या तो यस या तो नो, मतलब या तो हो गया या तो नहीं हुआ। टू पॉसिबल आउटकम लिखो, पॉसिबल वर्ड हमेशा लगाते हैं, टू पॉसिबल आउटकम, टू पॉसिबल आउटकम। देखो, इफ ए बाइनोमियल इवेंट इज एक्सपेक्टेड n नंबर्स ऑफ टाइम्स, मान लो कोई बाइनोमियल इवेंट है उसको रिपीट किया गया हमने n नंबर्स ऑफ टाइम, लिख देता हूं, इफ ए बाइनोमियल इवेंट is repeated n number of time, then probability of then probability that a particular event will happen r times, ये बिल्कुल बाइनोमियल का स्टेटमेंट ही लिख रहा हूँ, r times is given as p is equal to ncr p to the power r and q to the power n minus r। क्या मतलब है देखो इसको, मतलब क्या है, कह रहा है बाइनोमियल इवेंट जो होता है उसमें सिर्फ दो आउटकम होता है। दो आउटकम का मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, हेड या टेल, यस या नो, ऐसे टाइप के आउटकम होते हैं। ठीक है, दो आउटकम होते हैं। तो अगर किसी बाइनोमियल इवेंट को हम n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करें तो उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर इवेंट विल हैपन r टाइम्स, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट r टाइम्स रिपीट हो या हो जाए, अकर कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको बोलते हैं एनसीआर p की पावर r q की पावर n माइनस r।
where P क्या होता है? P is the probability of occurrence. Probability of occurrence. P is equal to probability of occurrence. Probability of occurrence at Q is equal to क्या होता है? Probability of non-occurrence. Probability of non-occurrence. Probability of non-occurrence. तो कोई अगर n number of times कोई repeat हो रहा है event, n number of times repeat हो रहा है event, तो उसमें r event होने की क्या probability है? r number of events होने की क्या, या r times वो correct होने की क्या event उसकी probability होगी? तो p is equal to होता है NCR p to the power r on q to the power n minus r, where p is the probability of occurrence and q is the probability of non-occurrence. तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस जो होता है वो टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होता है। दो ही इवेंट हो ही रहे हैं, या तो यस या तो नो, मतलब दो ही आउटकम निकल रहे हैं। पॉसिबल टू आउटकम है, ओनली टू पॉसिबल आउटकम है, टू पॉसिबल आउटकम है। इसका मतलब जब एक इवेंट मतलब एक चीज प्रोबेबिलिटी हो रही है और एक चीज प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है, तो अगर मुझे निकालना है कि P प्लस क्यू कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की जोड़ दोगे तो टोटल 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की अगर मैं निकालो तो 1 माइनस पी होगा। तो मैं यहाँ से निकालूंगा अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर निकालो, नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर निकालो तो 1 माइनस पी होती है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में फिर से रख दूं एन सी आर पी टू द पावर आर, और इसको लिखूं 1 माइनस पी टू द पावर 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आर। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस पता होगी तो मैं निकाल सकता हूँ किसी इवेंट को आर टाइम्स होने में कितना प्रोबेबिलिटी होगी, आर टाइम्स होने में, रिपीट होने में कितना प्रोबेबिलिटी होगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, मतलब क्वेश्चन जो आया हुआ एग्जाम में वो वाले एग्जांपल के थ्रू समझ लो तब थोड़ा सा ठीक लगे शायद। और जो P है प्रोबेबिलिटी, वो होता है इनवर्स ऑफ रिटर्न पीरियड। जो प्रोबेबिलिटी होता है वो इनवर्स ऑफ रिटर्न पीरियड होता है। वो पहले मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इनवर्स ऑफ रिटर्न पीरियड। कितने दिनों में वो कितने दिनों में वो रिपीट होता है उसको रिटर्न पीरियड बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न पीरियड। यहाँ देखो फिर से इसको समझो। लेट P विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग an event and Q is the probability of non-occurring an event, then probability of occurrence is P is equal to 1 upon T, and non-occurrence का जो हो जाएगा 1 minus, ये 1 minus P लिखा हुआ है तो 1 minus P, तो P जो होता है 1 upon T होता है तो 1 minus 1 upon T हो जाएगा। Probability of occurring an event r times in n successive years, n successive years में अगर हमें r times वो probability करानी है उस event की, तो n c r p to the power r and q to the power n minus r होगा। तो q की वैल्यू यहाँ पे उठा के ऊपर से भी रख सकते हो, 1 minus p रख दोगे तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, NCR p to the power r 1 minus p to the power n minus r। फैक्टोरियल n NCR निकालना जानते हो आप, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r होता है। तो ये इससे हम निकाल सकते हैं किसी भी इवेंट को n टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी r टाइम्स करेक्ट होने की या r टाइम्स अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी होती है वो हम वहां से निकाल सकते हैं। मान लो probability of not occurring in n successive years, n successive years में एक भी बार आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई इवेंट रिपीट नहीं हुआ, तो कैसे आप बोलोगे? देखो अभी मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ लिखता हूँ। probability of occurrence of r event in n number of years होता है NCR p to the power r 1 minus p to the power r n minus r, या तो आप लिख दो NCR p to the power r q to the power n minus r। तो अगर मैं बोलूं कि n नंबर ऑफ टाइम्स में नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कोई भी एक भी बार कोई इवेंट हुआ नहीं, नॉन अकरेंस मतलब r इक्वल टू 0, कोई भी एक भी बार इवेंट हुआ नहीं, r इक्वल टू 0 मतलब एक भी कोई इवेंट नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप बताओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये इसको यार P से कंफ्यूज मत होना, दोनों साइड इधर भी P लिखा है इधर भी लिखा है, दोनों से कंफ्यूज मत होना। P जो एक साइड रिप्रेजेंट कर रहा है वो पूरी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ P ऑफ R, N। तो नॉन अकरेंस ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कोई भी एक भी आपका जो रिपीटिशन है वो करेक्ट नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, R इक्वल टू 0 रख दोगे ऊपर, तो आपका P 0 कामा N जो होगा वो होगा NC0 P टू द पावर 0 एंड Q टू द पावर N माइनस 0। तो NC0 जो होगा वो 1 वैल्यू होगी और P टू द पावर 0 जो होता है वो 1 वैल्यू हो जाएगी और Q टू द पावर N सिर्फ बचेगा। तो अगर कोई इवेंट n टाइम्स रिपीट हो रहा है और उसमें से ऐसा हो कि हमारा पॉजिटिव आउटकम 0 आए, मतलब ऐसा नॉन अकरेंस वाला सिस्टम सिचुएशन बना रहे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है Q टू द पावर 1 होती है, Q टू द पावर n होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरिंग in n successive years is Q to the power n. Probability of occurring an event at least once in n successive years, एक बार हो ही हो, तो जो टोटल हो रहा था टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से जो एक भी बार नहीं हो रहा था वो Q को पावर n है। इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर आप Q टू द पावर n को घटा दोगे तो एटलीस्ट एक बार तो होगा ही होगा इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट एटलीस्ट वंस इन ए at least once in n successive years होता है 1 minus q to the power n, because q to the power है नॉन अकरेंस और ये है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से आप नॉन अकरेंस को निकाल दोगे तो एक वाला तो आ ही जाएगा कि मतलब एक इवेंट होगा ही होगा। Then probability of occurring an hydrological event at least once in n successive years, कम से कम एक बार सक्सेसिव ईयर्स में हो ही हो, तो वो यही वाला है probability of occurring an hydrological event at least once in n successive years is equal to, इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल रिस्क। क्योंकि अगर मान लो n ईयर्स में कोई इवेंट एक बार हो रहा है तो हमारे लिए क्या है, 1 टाइम्स हो रहा है तो हमारे लिए रिस्क है, क्योंकि हो सकता है मैं मान लो 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का कोई फ्लड आ रहा है, तो मैंने बोला कि n ईयर्स मतलब 100 साल में ये फ्लड आता है, 100 साल में फ्लड आता है, तो आपने बोला इसका रिस्क निकालो। रिस्क मतलब होता है कि हमारा 200 वाला आ ही जाए 100 साल के अंदर, 100 साल के अंदर हमारा 200 वाला फ्लड आ ही जाए तो हमारे स्ट्रक्चर के लिए रिस्क होगा। तो रिस्क मतलब होता है कि जब आपकी प्रोबेबिलिटी एक बार अकर कर जाए तो हमारे लिए क्या होगा, रिस्क होगा। एज ए सिविल इंजीनियर हमारे लिए वो रिस्क है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन हाइड्रोलॉजिकल इवेंट एटलीस्ट वंस इन एन सक्सेसिव ईयर्स होता है हाइड्रोलॉजिकल रिस्क जिसको बताते हैं आर से 1 माइनस क्यू टू द पावर एन। तो आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बताओगे आप। अगर आपसे पूछेगा रिस्क बताओ तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बताओगे। रिस्क होता है 1 माइनस ऑफ नॉन अकरेंस, 1 माइनस नॉन अकरेंस को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क। हाइड्रोलॉजिकल रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर सेफ्टी की बात करें तो अगर पूरे इवेंट में से पूरे इवेंट से रिस्क को हटा दो तो वो सेफ्टी होता है। पूरे इवेंट में से अगर रिस्क को हटा दो तो वो सेफ्टी होता है। एक क्वेश्चन पे करते हैं, कुछ क्या दिए हुए हैं, व्हाट रिटर्न पीरियड वुड बी, व्हाट रिटर्न पीरियड, ये शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं सही कर देता हूँ इसको। What return period would be, what return period would be adopted in design of bridge if you are allowed to, if you are allowed to if you are allowed to have only 5% risk, only 5% risk of flood
in 25 years, in 25 years of expected life of expected life of bridge. ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर आपके ब्रिज की लाइफ 25 साल है, बताइए 5% उसमें अगर मुझे रिस्क लेना है, दिस इज यू हैव अलाउड ओनली 5% ऑफ 5% ऑफ रिस्क, थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया, ओनली 5% ऑफ रिस्क, ओनली 5% ऑफ रिस्क ऑफ फ्लड। तो अगर आपके पास कोई ब्रिज बना हुआ है, उसकी अभी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है वो 25 साल है, तो अगर 5% उसमें रिस्क है, 5% रिस्क है, तो बताइए क्या उसका रिटर्न पीरियड बनाना चाहिए, मतलब आपके जो फ्लड है उसका रिटर्न पीरियड क्या होना चाहिए, उसका रिटर्न पीरियड क्या होना चाहिए। मतलब रिस्क हमारे पास 5% है और उस स्ट्रक्चर की लाइफ पीरियड जो है 25 साल है, तो रिस्क 5% और लाइफ स्पैन 25 साल के लिए, आप बताओ रिटर्न पीरियड क्या होगा, रिटर्न पीरियड क्या होगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स जो दे रखा है एन, वो है 25 साल, मतलब इवेंट्स जो होगा वो 25 साल के अंदर अंदर आपको कराना है, तब आपका रिस्क 5% होगा। तो रिस्क मैंने बताया था, रिस्क जो होता है वो होता है 1 माइनस ऑफ क्यू टू द पावर एन, क्यू टू द पावर एन। क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है 1 माइनस, क्योंकि ये नॉन अकरेंस का है, ये अकरेंस का है, तो Q जो होता है वो 1 माइनस पी होता है, और 1 माइनस पी जो होता है 1/T होता है। T जो होता है वो रिटर्न पीरियड है, T इज रिटर्न पीरियड, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको रख दूं तो ये हो जाएगा 1 - 1 T टू द पावर n। जो n है वो क्या है, लाइफ स्पैन, कितने टाइम तक हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, कितने टाइम तक हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, लाइफ स्पैन। और रिस्क की वैल्यू दिया है 5%, तो यहाँ पे अगर रखोगे 5%, तो 5/100, और n की वैल्यू अगर रखोगे आप 25, n की वैल्यू 25 क्यों है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर का एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 25 ईयर्स में है। 25 ईयर्स के लिए हम बताना चाहते हैं कि 25 ईयर्स में 5% रिस्क अगर होगा, तो बताइए रिटर्न पीरियड ऑफ स्क्वायर का कितना होगा। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू 25 रखोगे, तो ये 5/100 इज इक्वल टू 1 - 1 /T टू द पावर 25 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। टी की वैल्यू आपको अगर गेट में दिया हुआ है तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज गेट में आपके अप्लीकेबल होता है कैलकुलेटर, तो गेट में अप्लीकेबल होता है कैलकुलेटर, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ईएस का क्वेश्चन होगा तो आप विदाउट कैलकुलेटर भी इसको थोड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ईएस में अलाउड नहीं होता है कैलकुलेटर। तो उस कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो ये इधर लाओगे, ये इधर लाओगे, तो ये आएगा 1 - 1 अपॉन टी पावर 25 इज इक्वल टू 5, नहीं 1 - 5/100। तो 100 में से घटाओगे तो 95/100 हो जाएगा, 95/100 का मतलब 0.95 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 - 1 अपॉन टी, अब ये 25 का पावर उधर जाएगा तो 0.95 के पावर 1/25 हो जाएगा। यहाँ से आपकी वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, कितनी आ रही बताना एक बार। 0.00795, ठीक। अब इसमें से 1 में से ये घटा दोगे तो 1/T आ जाएगा, तो 1/T कितना आ जाएगा, 1/T आ जाएगा 1 - 0.99795, तो 1/T आ गया इतना। तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/1 - 0.99795 ईयर्स में आएगा जो आएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा ईयर्स में, 1/1 - 0.99795। कितना आएगा ये ईयर्स में, 487 ईयर्स। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर आपका रिटर्न पीरियड मतलब कोई फ्लड है, वो फ्लड अगर 487 ईयर्स में एक बार रिपीट होता है, 487 में ईयर्स में एक बार अगर रिपीट होता है, अगर वो फ्लड आपके 487 ईयर्स में एक बार रिपीट होता है, रिपीट होने का मतलब उसका रिटर्न पीरियड इतना है, 487 है, तो अगर वो इवेंट अगर 487 में 487 ईयर्स में रिपीट होता है, तो अगर आपका स्ट्रक्चर 25 ईयर्स के लिए डिजाइन है, तो उसके लिए 5% रिस्क में 5% रिस्क में, या आप रिस्क भी इससे निकाल सकते हो कि 25 साल डिजाइन पीरियड में कितना रिस्क आएगा। जब 25 साल पीरियड में रिस्क निकालोगे तो 5% ही आएगा, या तो इसका उल्टा इसने सॉल्व कराया है कि अगर 5% रिस्क हो तो 25 साल स्ट्रक्चर के लिए कितना रिटर्न पीरियड आएगा। तो दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका इसमें पूरा इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं तो आप बाइनोमियल वाला एग्जाम्पशन भी ले सकते हो, जो अप्रोक्सीमेशन होता है। अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं हम, बाइनोमियल का जब एक्सपेंशन होता है, बाइनोमियल का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस, इस तरह से अगर होता है 1 माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर एन है, तो उसको जब आप एक्सपेंशन में लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन एन अपॉन टी। इससे और आसान थोड़ा सा हो जाएगा, वैल्यू थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट आएगी बस, लेकिन आ जाएगी। तो अगर इसको करो तो कितना आएगी वैल्यू, इससे करोगे तो कितना आएगी वैल्यू बताना। यहाँ पे जो पावर हमने लिया है ना, पावर को अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं। बाइनोमियल में अप्रोक्सीमेशन आपने पढ़ा होगा, उससे अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट करोगे तो इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 5/100 इज इक्वल टू 1 माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, और एन अंदर आ गया है, टी आ जाएगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू आ जाएगा। ये एन जो है 25 साल है, तो 25 लिख देता हूँ मैं, एन 25 साल है, तो यहाँ से टी टी इधर जाएगा और इधर आएगा, तो 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। 5 5 से काट दो तो ये 500 साल, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाएगी 500 ईयर्स आएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आई 487 ईयर्स आई है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाली जा सकती है विदाउट एनी कैलकुलेटर। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल के आंसर दे सकते हो। ईएससी में जनरली आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन मान लो और सॉल्व कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा ये लिख रहा हूँ, आप बताना। बाइनोमियल वाले क्वेश्चन से आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम होगी बट एक बार पढ़ोगे समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू एग्जैक्टली टू 10 year floods, 10 year flood will occur in single 50-year period। कहने का मतलब है, कह रहा है कि 10 साल का फ्लड अगर कोई आता है, 10 ईयर्स में फ्लड आता है, 50 ईयर्स उसका रिटर्न पीरियड है, तो 10 साल में दो 10 साल का इवेंट अगर करा रहे हैं तो उसमें से दो बार एग्जैक्टली दो बार प्रोबेबिलिटी बताओ कि दो बार वो वाला एग्जैक्टली हो जाए। मतलब ये है 50 साल का अगर कोई रिटर्न पीरियड वाला आपके पास फ्लड है, और 10 साल में आप बता रहे हो कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में दो बार हो जाए ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ, नेक्स्ट 10 ईयर्स में दो बार हो जाए ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपका नंबर ऑफ जो रिपीटिशन है वो कितना हो गया, नंबर ऑफ रिपीटिशन जो हो गया वो आपका, नंबर ऑफ रिपीटिशन जो हो गया वो आपका 50 हो गया, और जो नंबर ऑफ अकरेंस हो गया वो आर हो गया, नंबर ऑफ अकरेंस हो गया वो आर हो गया। तो अब अगर आप लिखोगे नंबर ऑफ अकरेंस हो गया आर हो गया, और रिटर्न पीरियड जो हो गया 10 ईयर्स, आपको उल्टा लिख दिया क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू 10 years flood will occur in single 50-year period। हाँ सही है, रिटर्न पीरियड ये वाला नहीं है, रिटर्न पीरियड है 10 ईयर्स का रिटर्न पीरियड है, तो 50 साल में दो बार ये इवेंट हो जाए ये बता दो। 10 साल अगर रिटर्न पीरियड है तो 50 साल में दो बार हो जाए ये वाला प्रोबेबिलिटी बता दो। तो 2 साल दो बार होने का मतलब हुआ कि आर इक्वल टू 2 हो गया,
और 50 साल का वर्क मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स जो हो रहे हैं वो 50 साल में हो रहे हैं रिपीटिशन, तो ये n इक्वल टू 50 हो गया, और ये t इक्वल टू रिटर्न पीरियड आपका 10 ईयर्स है। तो आप लगाओगे यहाँ पे फॉर्मूला अगर, तो p ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होता है NCR p टू द पावर r एंड 1 माइनस p टू द पावर n माइनस r। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 50 ईयर्स है, बिकॉज 50 ईयर्स में आपका 50 ईयर्स में सारा इवेंट रिपीट हो रहा है। नंबर ऑफ सक्सेसिव इवेंट जो है 50 ईयर्स है। NCR, R की वैल्यू है 2, p टू द पावर r और 1 माइनस p टू द पावर है 50 माइनस 2। तो आपका वैल्यू जो होगा, p की वैल्यू जो होगी वो 1/t होती है, तो 1/10 हो जाएगी। 1/10 का मतलब 0.1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू सारे रखोगे तो ये फैक्टोरियल 50 होता है, ये फैक्टोरियल n माइनस 50 मतलब फैक्टोरियल 48 हो जाएगा, फैक्टोरियल 48 हो जाएगा। और फिर r फैक्टोरियल होता है p स्क्वायर मतलब 0.1, p को हमने निकाल लिया, 1/t होता है 0.1 स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस 0.1 का 48 पावर हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये 49 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.9 का 48 पावर। इसको पूरा निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी, अगर आप विदाउट परसेंटेज निकालना चाहते हो तो भी आ जाएगी, परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो भी आ जाएगी। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.9 का 48 पावर, ये आएगा 0.0779। इतना आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट फ्लड इन एग्जैक्टली 2 टाइम्स। तो आपको एग्जैक्टली 2 टाइम्स, एग्जैक्टली 1 टाइम्स, एग्जैक्टली 0 टाइम्स ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आप बता देना। ये जो अप्रोच था हमारा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच था। एक हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी निकलती है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी निकलती है। तो मैं यहाँ पे उस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के मेथड को डिस्कस करता हूँ। उसमें फार्मूला बेस पे निकलता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड को गैम्बल्स मेथड भी बोलते हैं, गम्बल बोलते हैं, गैम्बल नहीं बोलते, गम्बल्स मेथड बोलते हैं, जी यूज होता है, गम्बल्स मेथड, गम्बल्स मेथड, या इसको और नाम से बोलते हैं चाउ मेथड और चाउज मेथड। इस मेथड में फार्मूला है, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। तो अगर इफ x बार इज द मीन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा and sigma with the standard deviation, then peak value of hydrological data is given by equation xt is equal to x bar plus kt into sigma। इस फार्मूले के बेसिस पे गम्बल्स ने फार्मूला डेवलप किया, बोला कि अगर x बार किसी मीन हाइड्रोलॉजिकल डेटा का, कोई हाइड्रोलॉजिकल डेटा है उसका मीन x बार है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो वो वैल्यू अकर करेगी that then the peak value of hydrological data is given as xt is equal to x bar plus k2 into sigma। This equation has been derived from the theory of probability। ये theory of probability से निकाला गया है। अब इसमें जो पैरामीटर्स है वो हमें पता होना चाहिए, x बार क्या है, kt क्या है और सिग्मा क्या है। तो x बार आपको दिख रहा है कि ये पहले लिख दिया है, x बार मीन ऑफ द डेटा है, जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा दिया होगा, मान लो रेनफॉल दिया है तो उसका मीन, अगर आपको
रेनफॉल नहीं दिया है, कुछ और दिया है, डिस्चार्ज दिया तो उसका मीन वैल्यू होती है एक्स बार। केटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो केटी की वैल्यू होती है वाई टी माइनस वाई एन डिवाइडेड बाई एस एन। ये सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला है, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। तो केटी को बोलते क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो केटी लिखने के चक्कर में दो नए टर्म लिख दिया मैंने, केटी लिखने के चक्कर में दो नए टर्म्स लिख दिया, वाई टी एंड वाई एन, वाई टी एंड वाई एन। तो वाई टी और वाई एन वाई एन बार है, वाई टी और वाई एन बार क्या है वो मैं नेक्स्ट में लिख देता हूँ। तो वाई टी को बोलते हैं रिड्यूस्ड, वाई टी को बोलते हैं रिड्यूस्ड वेरिएंट, रिड्यूस्ड वेरिएंट, इसको बोलते हैं वाई टी। सो वाई टी जो गिवन होता है वो होता है माइनस ऑफ एल एन, फिर उसके बाद फिर से एल एन टी अपॉन टी माइनस वन। जो वाई टी की वैल्यू आती है वो माइनस ऑफ एल एन टी अपॉन टी माइनस वन, और टी आप जानते हो रिटर्न पीरियड होगा, टी इज रिटर्न पीरियड, टी इज रिटर्न पीरियड। एंड वाई एन बार जो होता है इज रिड्यूस्ड मीन which depends upon size of data, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 0.577 होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपकी रिड्यूस मीन वैल्यू है वो कितनी मैक्सिमम हो सकती है, इट्स वैल्यू इज 0.577 की वैल्यू होती है। एस एन की वैल्यू जो होती है, एस एन भी एक नया टर्म था, वो क्या होता है, रिड्यूस्ड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों वैल्यू फिक्स होती है, रिड्यूस स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी, ये भी जो है सैंपल ऑफ डेटा पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ डेटा पे डिपेंड करता है। सो डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ डेटा, साइज ऑफ डेटा। तो उसकी साइज ऑफ डेटा अगर फिक्स है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है 1.2825 होता है। गेट में ये दोनों वैल्यू आपको एस एन और वाई एन का पूछा जा सकता है कि क्या वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस एन एंड वाई एन। अब देखो ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड में आपको दो तीन चीजें बस समझ में आई होंगी मुझे पता है। एक तो रिटर्न पीरियड आपको समझ में आया होगा, रिटर्न पीरियड जो होता है उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द वैल्यू within which any event can be repeated, within which any event can be repeated। टी जो होता है रिटर्न पीरियड होता है, ये वो टाइम है जिसके बीच में कोई एक इवेंट, या तो रेनफॉल हो आपका या तो फिर आपका फ्लड हो, वो एक बार जरूर रिपीट हो जाएगा। तो मान लो मैंने 200, मान लो कोई भी एक डेटा ले लो, बोला 50 साल में ये बीमारी आती है, ऐसा किसी ने बोला आपसे 50 साल में ये बीमारी आती है, तो आप समझ जाओगे 50 साल में एक बार ये बीमारी जरूर आएगी, 50 साल में ये बीमारी एक बार जरूर आएगी, चाहे वो पहले साल ही आ जाए। अभी से मान लो 50 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 से नेक्स्ट 50 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, तो 2021 से नेक्स्ट 50 ईयर्स आएगी 2071 में, तो मैं कहूंगा कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में एक कोई बीमारी जरूर आएगी, पैंडेमिक जरूर आएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि वो वाली पैंडेमिक चाहे आज भी आ सकती है, इस साल भी आ सकती है, या हो सकता है कि 2071 में आ जाए, या उसके इन बिटवीन आ जाए। इसको बोलते हैं रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड इज नोन एज रिटर्न पीरियड इज नोन एज द टाइम इन विच एनी इवेंट कैन हैपन अगेन, दोबारा से वो इवेंट हो जाए, उसको बोलते हैं रिटर्न पीरियड। और रिटर्न पीरियड का जो इनवर्स होता है, रिटर्न पीरियड का जो इनवर्स होता है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 1/t, 1/t इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, मतलब कोई इवेंट एक बार हैपन करे उस रिटर्न पीरियड में, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, तो 1/t बोलते हैं। इस प्रोबेबिलिटी वगैरह को हम आगे पीछे छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आसान टॉपिक में, बहुत दिमाग हो गया गर्म, तो आगे हम बढ़ते हैं आसान टाइप टॉपिक में जिसका नाम है अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो हमारा ऊपर से बारिश हो रही है, हम उसको पार्ट वाइज क्या करना चाहते हैं, पार्ट वाइज समझना चाहते हैं, एक एक पार्ट को हम अलग अलग समझना चाहते हैं, उसको बोल रहे हैं अब्स्ट्रक्शन ऑफ
प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल जो ऊपर से नीचे आ रहा था वो पार्ट वाइज क्या होगा, पार्ट वाइज डिवाइड हो जाएगा। कुछ पार्ट कहीं पे गिरा होगा, कुछ पार्ट कहीं पे गिरा होगा, कुछ पार्ट कहीं पे गिरा होगा। दैट इज नोन एज अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जो रेनफॉल ऊपर से गिरता है उसका कुछ पार्ट, क्या होता है, इंटरसेप्ट हो जाता है। इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा, कुछ पार्ट आपके घरों पे रह जाएगा ऊपर, ठीक है, कुछ छोटा सा डिप्रेशन है, वहां गड्ढा है, वहां पे रुक जाएगा। कुछ पेड़ पौधों के पत्तियों पे रुक जाता है, कुछ पेड़ पौधों के पत्तियों पे रुक जाता है। तो इस तरह के पॉइंट पे जहां रुक जा रहा है वो वाटर, उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन लॉस। इंटरसेप्शन लॉस, इंटरसेप्शन लॉस का मतलब हुआ कि वो वाला पार्ट ऑफ बारिश जो कि आपके, जो आपके छतों पे रह गया या पेड़ों पे रुक गया या किसी छोटे डिप्रेशन में रुक गया, उसको हम मानेंगे कि वो लॉस हो गया। वो वाला पानी आया तो था लेकिन हमें नहीं मिला, इसलिए हम उसको मान रहे हैं लॉस हो गया। दूसरा लॉस क्या होता है, ये रेनफॉल लॉसेज हैं सारे। दूसरा लॉस क्या होता है, जब आपका वाटर नीचे आ गया तो बहुत बड़ा पॉन्ड होगा या लेक होगा या रिवर होगा, उस लेक पॉन्ड रिवर से आपका पानी क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करेगा तो क्या हो जाता है, वो भी लॉस में काउंट हो गया। मान लो 100 क्यूमेक हमारे पास पानी आया था, ऊपर से 100 लीटर मान लेते, 100 लीटर पानी आया, उसमें 4 लीटर आपकी छतों पे रुक गया, 1 लीटर इस गड्ढे में आ गया, 1 लीटर इस पेड़ों पे रुक गया। तो टोटल आपने 4 1 5 1 6 लीटर तो यहाँ खर्च हो गया, 100 में से 6 लीटर लॉस हो गया यहाँ पे। फिर जो बारिश हुई उसको जो स्टोर कर लिया किसी चीज में, स्टोर किया तो वो भी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। मान लिया 5 लीटर वो भी इवेपोरेट हो गया, 5 लीटर इवेपोरेशन हो गया, डायरेक्ट इवेपोरेशन हो गया, तो उसको बोलेंगे वो भी लॉस हो गया। इवेपोरेशन के बाद जो पानी बचा था, बचा कितना था, 6 5 11 चला गया, तो अभी 89 लीटर बचा हुआ है, ठीक है, अर्थ पे 89 लीटर बचा हुआ है। तो जो पेड़ है, जो आपके ट्रीज हैं, वो क्या करेंगे, वो इस पानी को कंज्यूम करेंगे। वो उस पानी को कंज्यूम करके रूट से अपने कंज्यूम करेंगे, क्योंकि पानी कुछ अंदर भी चला जाएगा। तो रूट से कंज्यूम करके क्या करेंगे, अपने पत्तियों को भेजेंगे। ये पत्तियां क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। फोटोसिंथेसिस करके ये लीव्स क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे वो वाटर को। उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन लॉस। ट्रांसपायरेशन लॉस, तो वो ट्रांसपायरेशनल लॉस हो जाएगा। मान लो वहां 10 लीटर लॉस हो गया, वहां भी 10 लीटर लॉस हो गया, तो आपका बच कितना रहा है, 79 लीटर। उसके बाद कुछ इन दोनों को कंबाइंड फॉर्मेट भी होता है कि जो आपका इवेपोरेशन हो रहा है और जो ट्रांसपायरेशन होता है, उन दोनों को कंबाइंड फॉर्म पे भी बहुत जगह लॉसेज होते रहते हैं, उसको बोलते हैं इवेपोर ट्रांसपायरेशन लॉस। और जो बचा हुआ पानी है वो क्या होगा, नीचे इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, तो वो भी लॉस हो गया। तो इनफिल्ट्रेशन के बाद मान लो मेरे पास 50 क्यूमेक पानी अब बच गया सरफेस पे, 50 क्यूमेक पानी सरफेस बच गया, तो वो क्या होगा, वो सरफेस फ्लो की तरह आपको दिखेगा। वो आपके रिवर में, स्ट्रीम चैनल में ऊपर ही फ्लो करते हुए दिखेगा, उसको बोलते हैं सरफेस फ्लो। तो हमें ये सारे लॉसेस पढ़ने हैं वन बाय वन, इनके डिटर्मिनेशन के मेथड पढ़ने हैं, डिटर्मिनेशन के मेथड पढ़ने हैं। उसके बाद हम फाइनली एक दो क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करेंगे जो गेट में आया हुआ है। तो पहले एक फर्स्ट लॉस को समझते हैं, इंटरसेप्शन लॉस। इंटरसेप्शन लॉस क्या है, तो रेंज विच इज इंटरसेप्टेड बाय टॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो टॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपके हाउस है या ट्रीज है एक्सेट्रा है, ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, उसमें जो इंटरसेप्ट हो जाए पानी और वहीं से इवेपोरेट हो जाए, इंटरसेप्ट हुआ, यहीं पे रुका पानी और यहीं से इवेपोरेट हो गया, उसको बोलते हैं हम इंटरसेप्शन लॉसेज। वो इंटरसेप्शन लॉसेज बोला जाता है, ठीक है। इवेपोरेटेड पार्ट ऑफ द इंटरसेप्टेड रेन बैक टू द स्पेस, फिर से क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो दैट इज नोन एज interception loss. So rain without being collected on the ground, evaporated back to the space from such object is known as दूसरा भी है कि आप एक डेफिनेशन बोला है यहाँ से कि जो रेन आया वो ग्राउंड पे कलेक्ट नहीं हुआ, आपको ग्राउंड पे नहीं मिला, ऊपर से आया और ऊपर ही चला गया दोबारा से, तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन लॉस। तो रेन विदाउट बीइंग कलेक्टेड ऑन द ग्राउंड, रेन विदाउट बीइंग कलेक्टेड ऑन द ग्राउंड, evaporated evaporated back to the space from such objects is known as interception loss, is known as interception loss। ये आपका इंटरसेप्शन लॉस है, फर्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल लॉस में इंटरसेप्शन लॉस आता है। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड इज इवेपोरेशन। सेकंड इज इवेपोरेशन एंड इट्स मेजरमेंट, इवेपोरेशन एंड इट्स मेजरमेंट। तो इवेपोरेशन की पहले बेसिक चीज हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो हमें इवेपोरेशन होता कैसे ये समझ में आना चाहिए।
तो मैं देखो मेथड समझा रहा हूँ, कैसे ये ऑपरेशन होता है उसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। एक बार आप समझ जाओ तो आपको आसान हो जाएगा। देखो मैकेनिज्म क्या है, मैं यहाँ पे अलग स्लाइड में समझा रहा हूँ। सपोज ये आपके पास क्या है, ये इवैपोरेशन का एक मेथड है, ठीक है। ये आपके पास वाटर है, यहाँ आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। उसको एनर्जी मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस हीट। जैसे ही एनर्जी मिलेगी इस मॉलिक्यूल को, वो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटमेंट में या क्या करेगा, ऊपर जाएगा। वैसे भी जब हम वाटर को टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज करती है, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। और जब आपको वाटर की टेम्परेचर को घटाएंगे, जो कूल वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ऐसे समझ लो। जो कूल वाटर होता है डेंसिटी ज्यादा होती है, जो हॉट वाटर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो जैसे आप इमरजेंट रॉड लगाते हो, अभी आप घरों में ठंड का समय है, इमरजेंट रॉड लगाओगे ना, तो उसमें से जो देखो तो बहुत छोटे छोटे से बबल्स ऊपर साइड आते रहते हैं, वो क्या है, वो पानी ही है। वो नीचे हीट हो गई है, इसके अब सरफेस पे आ रही है। या ऐसे भी चेक कर सकते हो, जब पानी हीट करो, गर्म करो, तो ऊपर वाला आपको गर्म मिलेगा और नीचे वाला थोड़ा सा ठंडा मिलेगा। मान लो किसी ने गर्म करके पानी रख दिया आपको नहाने के लिए, और आपको पता लगा, आपने उसको टेस्ट किया, ऊपर से हाथ डाला, थोड़ा सा टेस्ट किया, देखा बहुत गर्म है, लेकिन जब नहाना स्टार्ट किया तो बोला कि आधे बाल्टी के बाद तो ठंडा आ रहा था। क्यों? क्योंकि जो गर्म पार्टिकल होते हैं, गर्म मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, हीटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है और डेंसिटी कम होती है, तो वो सरफेस पे आ जाता है। सेम वे में यहाँ पे भी है। तो जब आप हीट करोगे, ड्यूरिंग हीटिंग, जब आप हीट करोगे तो ये पार्टिकल एक्साइट होकर ऊपर आ जाएगा और डेंसिटी इसकी कम है। तो ऐसे ही ये पार्टिकल भी ऊपर आ जाएगा, जो जो हीट होंगे सारे ऊपर आ जाएंगे, सारे ऊपर आ जाएंगे। तो सारे पार्टिकल्स आपके कहाँ आ गए, टॉप पे आ गए, सारे पार्टिकल्स आपके टॉप पे आ गए। ये जैसे ही टॉप पे आएंगे, ये एक प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, एक प्रेशर लगाना स्टार्ट कर, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, इसके सरफेस पे क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये मॉलिक्यूल्स अभी भी निकल के भागना चाहते हैं, इस वाटर के बर्तन से और भी निकल के भागना चाहते हैं। सो दे विल अप्लाई ए प्रेशर दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर उसको बोलते हैं। वंस दिस वेपर प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक, ये पार्टिकल क्या होगा, इवेपोरेट कर जाएगा। जैसे ही इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से ज्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो आपका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या होगा, एयर में उड़ने लगेगा। उसको बोलते हैं वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। उसको बोलते हैं वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। तो इसी मेथड से हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। तो पहले हमने इंटरसेप्शन लॉस पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस whereby liquid water is converted to water vapor by transfer of water molecule to the atmosphere। एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं इवेपोरेशन। दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। So evaporation are small for runoff event and can be neglected। Runoff event का मतलब होता है ये पानी है, इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, आपके ऊपर फ्लो कर रहा है। Runoff event मतलब होता है जब आपका रिवर फ्लो कर रहा है, उसके लिए इवेपोरेशन की वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन आपका लेक वैल्यू होगा, जहाँ पे स्टिल वाटर है या सी वाटर है, जहाँ पे स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है। The bulk of these abstraction takes place during time between runoff event, which is usually long। इसको छोड़ दो सेकंड पॉइंट का। सेकंड पार्ट हम देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। या तो आप जो मेरे नोट्स वाले डेफिनेशन है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इवेपोरेशन का जो नेट्स वाला डेफिनेशन है वो क्या कर रहा है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड escape to atmosphere is called एज ए वेपर। ये तो सिंपल आपको बताया मैंने कि वेपर प्रेशर लगाने लगेगा, वेपर प्रेशर जब लगाएगा तो एक ऐसी लिमिट आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो अपने आप उड़ जाएगा ऊपर। तो जो आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसमें पहला आपका है वेपर प्रेशर बिटवीन वाटर सरफेस एंड एयर।
वेपर प्रेशर बिटवीन वाटर सरफेस एंड एयर। तो वाटर सरफेस और एयर के बीच में जो वेपर प्रेशर होगा, तो अगर आपका ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लग रहा है और आपका नीचे से वेपर प्रेशर कम लग रहा है, वेपर प्रेशर लग रहा है, तो वेपर प्रेशर कम लगेगा तो ये वेपराइज नहीं होगा, मतलब इवेपरेट नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर एंड बिटवीन वाटर सरफेस एंड एयर के बीच पे भी ये डिपेंड करता है। जितना हाई अमाउंट ऑफ आपका वेपर प्रेशर लगेगा उतना तेजी से इवेपोरेशन होगा। तो अब मैं बोलूँ कि इवेपोरेशन को अगर ई से रिप्रेजेंट करूँ, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना हाई वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितना ज्यादा आपका प्रेशर लगाएगा वो वाटर मॉलिक्यूल, उतना ही तेजी से इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो आप जानते हो, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को एक्साइट करेगा। एक्साइटमेंट वो क्या करेंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर लगाना शुरू करेंगे एंड दे विल क्रॉस द बाउंड्री। एक बार बाउंड्री क्रॉस कर गए तो वो ऊपर ही जाएंगे, नीचे फिर नहीं आएंगे। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मैंने बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना कम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या है, इवेपोरेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं आपको इसको इसी में बता देता हूँ, जो नोट्स है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सही सही, ये एरो वैरो बना बना के। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बता दिया आपको। जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, लीनियर रिलेशन होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सैचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सैचुरेशन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और इस स्ट्रेट लाइन बिल्कुल रहेगी। स्ट्रेट लाइन मिलेगी मतलब स्लोप इसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सोलर रेडिएशन लिखा हुआ है। सोलर रेडिएशन का मतलब हीट ही तो होता है, गर्मी तो दे रहे हो। जब रेडिएशन ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो एज द इवेपोरेशन इंक्रीजेस, एज रेडिएशन इंक्रीजेस इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो दो फैक्टर यहाँ पे हो गए हमारे। थर्ड फैक्टर है विंड। विंड जब ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, व्हेन विंड विल फ्लो एट फास्टर रेट। ये आपका वाटर बॉडी है, यहाँ पे सारे क्या मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर मॉलिक्यूल है इसके ऊपर, जो जो आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप देखिए उसको एक्सीड करके ऊपर आ गए हैं। तो इधर से जब एयर चलेगी एक लिमिटेड स्पीड में एयर चलेगी, तो वो इसको हटाएगी। जब ये वाले वेपर हटेंगे तो नए वाले वेपर जनरेट होंगे। नए वाले वेपर जनरेट होंगे तो उस टाइम पे वेलोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना इवेपोरेशन होगा। लेकिन एक केस आता है एक्सट्रीम केस। एक्सट्रीम केस का मतलब होता है कि वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो गई है, वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो गई कि ये सारे वेपर्स को हटा दिया उसने। सारे वेपर्स को हटा दोगे, जब सारे वेपर्स हटा दोगे वेलोसिटी से, तब आपका जो वेपराइजेशन होगा वो तब जो वेपराइजेशन होगा वो बहुत स्लो रेट से होने लगता है। तब आपका emission जो होगा वो बहुत स्लो रेट से होने लगता है। तो एक्सट्रीम वेलोसिटी में हम क्या होता है, ये इनवर्स रिलेशन करने लगता है। जब वेरी हाई वेलोसिटी होगी, वेरी हाई वेलोसिटी होगी, तो आपका इवेपोरेशन घटने लगता है। जब वेरी हाई वेलोसिटी होगी तो इवेपोरेशन घटने लगता है। नॉर्मल वेलोसिटी में क्या होगा, ऐसे चलेगा। नॉर्मल वेलोसिटी में ऐसे चलेगा कि इवेपोरेशन बढ़ेगा जब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेरी हाई वेलोसिटी में होता है कि सरफेस के सारे वेपर्स रिमूव हो जाएंगे। वंस वंस दीज वेपर्स रिमूव, तो नीचे वाले पानी है ना, उनको खींचने के लिए थे सारे, वो खींच नहीं पा रहा है आसानी से, खींच नहीं पा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अब बढ़ा दी ज्यादा अगर, तो इवेपोरेशन आपका लॉस हो जाएगा, इवेपोरेशन कम होने लगेगा। फिर रीच द विंड स्पीड बता दिया। प्रेशर बताया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इनवर्स रिलेशन होता है। ऊपर से जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना कम वेपराइजेशन होगा, उतना कम इवेपोरेशन होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इन द एयर। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इन द एयर। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी अवेलेबल इन द एयर। एयर में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो आपका जो ह्यूमिडिटी पूरा अगर फुल एयर सैचुरेटेड हो गया तो फुल्ली सैचुरेटेड एयर बोलते हैं उसको। फुल्ली सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। इसीलिए जब आप न्यूज वगैरह में पढ़ते हो तो बोलते हो 65% ह्यूमिडिटी है। इसका मतलब क्या है
एयर आपका 65% क्या हो गया, उसमें उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। एयर में 65% मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के हैं, बाकी 35% वो ड्राई है एयर। तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी कैसे रिलेट करेगा, तो एयर में जब आपके एयर में ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ, हाँ ये नोट्स मैंने भेज भी दिया है, एस एकेडमी के नोट्स है पढ़ाया हुआ, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एस एकेडमी का नोट्स है और पढ़ाया हुआ नोट्स है, तो ये आपको मैंने भेज भी दिया है इवन दो बहुत लोगों को। हाँ तो उससे ही पढ़ना है, नोट्स किसी का भी हो, पढ़ने से मतलब है हमसे, हमें आने से मतलब है, नोट्स किसी का भी हो, एग्जाम में आने से मतलब है। अगर एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो नोट्स किसी का भी हो, डजेंट मैटर। हाँ लिखने ना लिखने के लिए तो मैंने दिया था कि आप लिखो ना, जो जो समझ पा रहे हो वो समझ लो, और बाकी जो नहीं समझ पा रहे हो नोट से पढ़ लेना, यही इसीलिए तो मैंने नोट्स दिया था कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस रहेगा तो आप जल्दी जल्दी समझोगे। वो नोट्स थोड़े अच्छे नोट्स है एज कम्पेयर टू अदर। जो मेरे नोट्स तो मेरे पास अवेलेबल है, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जो मेरे बनाए हुए नोट्स है, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा बेटर लगा तो आई हैव फॉरवर्डेड दीज नोट्स। इसके अलावा मैं फॉरवर्ड कर सकता था, लेकिन ये वाले ज्यादा अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैंने इसको फॉरवर्ड किया। सो ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि कितना एयर में कितना आपके वाटर प्रेजेंट है। अगर एयर में ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा तो इवेपोरेशन कम कराएगा। इवेपोरेशन कम क्यों कराएगा, क्योंकि पहले से ही एयर में बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है पहले से ही, ऑलरेडी उसमें बहुत सारा वाटर अगर प्रेजेंट है, तो आपका बाहर वाला वाटर क्यों लेगा ये। तो बाहर पहले से अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इफ ह्यूमिडिटी इज मोर देन योर इवेपोरेशन इज लेस, कम इवेपोरेशन होगा वहां पे, क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। अगर ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो आपका इवेपोरेशन कम होगा। सरफेस एरिया ऑफ द वाटर बॉडी, सरफेस एरिया का मतलब होता है कितना एरिया क्या है एक्सपोज है, कितना एरिया एक्सपोज है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा एक्सपोज होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा इवेपोरेशन होगा। मान लो एक छोटे से ग्लास में पानी रख दो, उसका इवेपोरेशन कराओ, और एक बड़ा सा प्लेट रख दो, उसका इवेपोरेशन कराओ, तो बड़े से प्लेट वाले का इवेपोरेशन ज्यादा होगा, बिकॉज इट हैज मोर सरफेस एरिया, इट हैज मोर सरफेस एरिया। ग्लास वाले का सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन, उतना ज्यादा इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी का इनवर्सली रिलेशन होता है। डेप्थ ऑफ बॉडी में थोड़ा सा एक कहानी में बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। जब आपका डेप्थ ऑफ बॉडी होता है तो समर में अलग रिस्पॉन्स देता है, और विंटर में अलग रिस्पॉन्स देता है। समर में क्या देगा, अलग रिस्पॉन्स देगा, और विंटर में अलग रिस्पॉन्स देगा आपको। तो डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी पे मैं बताता हूँ कैसे होगा। चलो यहाँ पे सपोज करो आप एक है आपके पास शैलो बॉडी, शैलो रिवर मान लो, या शैलो लेक मान लो, कुछ भी मान लो। शैलो लेक है, शैलो मतलब जिसकी डेप्थ बहुत कम है, डेप्थ बहुत कम है तो इस तरह से इसकी डेप्थ है, इस तरह से इसकी डेप्थ है। ये आपका शैलो रिवर। अगर शैलो टाइप का रिवर या लेक होगी, उस टाइम पे आपका जो ऊपर से हीट आएगा, जो ऊपर से हीट आएगा वो हीट क्या करेगा, अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, नीचे तक पेनिट्रेट कर जाएगा। नीचे तक पेनिट्रेट करेगा तो इवेपोरेशन आपके नीचे वाले मॉलिक्यूल को भी हीट कराएगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल को भी हीट करा रहा है, इसका मतलब क्या है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ज्यादा कराएगा इन केस ऑफ शैलो डेप्थ, इन केस ऑफ शैलो डेप्थ। और वही अगर आपका इन समर की बात कर रहे हैं हम, in summer, shallow depth of water permits rapid increase in the temperature during the daytime. Daytime पे ज्यादा तेजी से ये टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो समर में अगर बोले तो इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ है। ठीक है, समर में शैलो डेप्थ अगर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेप्थ है। जितना कम डेप्थ रहेगा, सॉरी डेप्थ का तो इनवर्सली है ना, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, क्योंकि जितना कम डेप्थ रहेगा, शैलो डेप्थ रहेगा, उतना तेजी से आपका इवेपोरेशन होगा, उतना तेजी से इवेपोरेशन होगा। तो शैलो डेप्थ में पूरा का पूरा नीचे तक हीट हो जाता है, इसलिए इवेपोरेशन फास्टर रेट से होता है। लेकिन वही अगर डीप डेप्थ हो, डीप डेप्थ मतलब बहुत नीचे तक डेप्थ है, नीचे तक डेप्थ रहेगा तो क्या होगा,
नीचे अगर डेप्थ है तो ऊपर वाला पार्ट तो आपका हीटेड रहेगा, समर में ऊपर वाला पार्ट तो हीटेड रहेगा, लेकिन नीचे वाला कूल रहेगा। नीचे वाला कूल रहेगा तो इतना इवेपोरेशन नहीं होगा एज कम्पेयर टू शैलो। तो डेप्थ जितना आपका कम रहेगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन रहेगा, जितना कम डेप्थ रहेगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना कम इवेपोरेशन होगा। तो डेप्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिखा भी है, समर इवेपोरेशन इज मोर फॉर द शैलो वाटर बॉडीज and less for the deep water bodies, whereas winter evaporation is less for the shallow water bodies and more for the deep bodies. विंटर के लिए डिस्कस कर लेते हैं, विंटर के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। विंटर में जब आपका सैलो वाला होगा, विंटर में जब आपका सैलो वाला होगा, तो सैलो वाले पोर्शन में आपका विंटर कंडीशन में टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बहुत कम होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर कम होगा, और ये वाला टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा, बट द टेम्परेचर ऑफ द विंटर के लिए इसको पीपी में डिस्कस करो, विंटर में डीप वाला डिस्कस करो। ये वाला विंटर में क्या होगा, बिल्कुल कूल रहेगा, नीचे वाला थोड़ा सा वार्म रहेगा ड्यूरिंग द विंटर, नीचे वाला थोड़ा सा वार्म रहेगा ड्यूरिंग द विंटर। तो अगर वार्म वाला नीचे है, कूल वाला ऊपर है, वार्म वाला नीचे है, कूल वाला ऊपर है, तो इस केस में क्या होगा, इवेपोरेशन इज मोर इन द विंटर। विंटर में आपका ज्यादा इवेपोरेशन होगा, विंटर में आपका ज्यादा इवेपोरेशन होगा ड्यू टू कूल कंडीशन ऑफ लेयर। क्वालिटी ऑफ वाटर पे बात करें तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब इसमें कुछ मिक्स ना हो, कुछ मिक्स नहीं होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। और मान लो कोई सॉल्ट वाटर मिक्स हो गया, सॉल्ट मिक्स हो गया आपके पानी में, सॉल्ट अगर मिक्स हो गया तो उसमें इम्प्योरिटी आ गई, इम्प्योरिटी आ गई तो इवेपोरेशन आपका घटेगा। जितनी अच्छी क्वालिटी उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितनी कम क्वालिटी उतना कम इवेपोरेशन। तो जैसे आपका जो सलाइन वाटर होता है, या बोल दो कि जो आपका सी वाटर होता है, उसका इवेपोरेशन 2 से 3% कम होता है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर से उसका इवेपोरेशन 2 से 3% कम होता है। जितना ज्यादा सॉल्ट रहेगा उतना कम इवेपोरेशन होगा, मतलब जितनी खराब क्वालिटी रहेगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन। मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड हैं, जो एम्पिरिकल मेथड भी हैं और कुछ प्रैक्टिकल मेथड है। पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे, पैन इवेपोरेशन मेथड। पैन इवेपोरेशन मेथड का मतलब होता है कि एक पैन रखोगे आप, स्टैंडर्ड पैन होगा वो, डिफरेंट कोड्स ने वो रिकमेंड किया है। तो एक आईएस कोड भी है, एक क्लास ए है, एक कोलोरेडो संकेन पैन है। 3 पैन होते हैं जो जनरली यूज होते हैं। पैन का फिगर मैं दिखाऊं तो ऊपर मैंने एक स्टैंडर्ड फिगर बनाया था आपका, जो एक्चुअल फिगर होगा वो दिखेगा आपको। इस तरह का पैन होता है। इस पैन में क्या करते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं। वाटर को फिल करने के बाद इसको छोड़ देते हैं। इसका फिक्स साइज होता है। ये तो यूएस वेदर ब्यूरो क्लास ए पैन दिखा रखा है, तो इसमें फिक्स साइज होती है। उसको हम छोड़ देते हैं, और इसके एरिया जो अगल बगल का एरिया है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होना चाहिए जहाँ पे सनलाइट ना पहुंचे, या कोई ट्रीज वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब इस पे हीट पड़ेगा तो ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज हम पता कर लेंगे कितने दिन में ये ऑपरेशन हुआ, कितना या कितने सेंटीमीटर ऑपरेशन होगा, वो मेजर करके रख लेते हैं, तो हमें बता देता है कि ये ऑपरेशन कितना हुआ। अब इस पैन को हमें इनकॉर्पोरेट करना है, या हमें बैलेंस करना है, या हमें बताना है कि हमारे लेक में ऑपरेशन कितना हुआ या हमारे सी में कितना ऑपरेशन हुआ, इस पैन के रिस्पेक्ट से, इस पैन के डेटा से। तो हम क्या करते हैं, लेक की ऑपरेशन अगर मुझे निकालना हुआ, अगर मुझे लेक इवेपोरेशन निकालना हुआ, तो पैन इवेपोरेशन मुझे पता रहेगा, पैन इवेपोरेशन मुझे पता रहेगा। उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे पैन कोफिशिएंट से, उसको मल्टीप्लाई कर दो पैन कोफिशिएंट से, तो आपको मिल जाएगा लेक इवेपोरेशन कितना हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या देता है, पैन इवेपोरेशन मान लो बोल दिया 25 सेंटीमीटर है, और उसका कोफिशिएंट बोल दिया 0.7 है, 0.7 है। तो आप बताओगे कि लेक में इवेपोरेशन कितना होगा। तो लेक इवेपोरेशन जो होगा 25 सत्ते कितना होता है, 17.5 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आप निकालते हो वैल्यू ऑफ पैन इवेपोरेशन। तो एक एक करके हम पैन इवेपोरेशन पढ़ते हैं क्या क्या है।
कितने टाइप के हैं। पैन मेजरमेंट से हम एस्टिमेशन कर रहे हैं इवेपोरेशन का। सो पैन इज ए कंटेनर, जैसे मैंने दिखाया, सम स्टैंडर्ड डायमीटर, सम स्टैंडर्ड डायमेंशन का होता है, विद वाटर फिल्ड, वाटर से फिल करते हैं स्टिपुलेटेड लेवल तक, और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर देते हैं एक जगह क्लोज टू द वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के क्लोज में, जिसका हमें निकालना है। जैसे लेक का निकालना है तो लेक का हम मेजर नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। इसी जगह पे इसके साइड में क्या करेंगे, पैन रख देंगे। पैन फिक्स डायमीटर का होगा और उसमें फिक्स डेप्थ का वाटर फिल कर देंगे। वाटर फिल करने के बाद उसको हम छोड़ देंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम by observing the changes in the water level of a container, evaporation loss from the actual body can be worked out. Actual body से workout करना है तो हमें पैन का जो evaporation हुआ उसको पैन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, then we'll get the value of lake evaporation. तो ये मैंने बताया आपको एक्चुअल evaporation जो होता है, actual evaporation of the actual evaporation from water body is equal to Cp multiplied by pan evaporation. Cp is the coefficient of pan. ये डिपेंड करेगा किस टाइप का पैन है, क्योंकि हर ने अपना अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया, अलग अलग कोफिशिएंट दिया है, अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया है, अलग अलग कोफिशिएंट दिया है, तो पैन टाइप पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ पैन टाइप और यहाँ पे लिखूँ उसका कोफिशिएंट, तो हमारे पास एक पैन है जिसका नाम है क्लास ए, और एक पैन है IS पैन, और एक पैन है कोलोरेडो। ये पेन हमारे पास अवेलेबल है। जो क्लास ए पेन का पेन कोफिशिएंट होता है वो 0.7 होता है, IS कोड का 0.8 होता है, और कोलोरेडो का 0.78 होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको पेन कोफिशिएंट ही डायरेक्ट पूछ देता है कि क्लास ए टाइप का अगर पेन है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, व्हाट विल बी द पेन कोफिशिएंट। या तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, पेन कोफिशिएंट पूछ लेगा, या दूसरा क्वेश्चन ये पूछ गया कि एक्चुअल इवेपोरेशन ऑफ द वाटर बॉडी, मान लो पूछना है तो पैन इवेपोरेशन दे देगा और एक्चुअल बॉडी इवेपोरेशन आपसे पूछ लेगा बाय मल्टीप्लाइंग द पैन कोफिशिएंट। तो पैन कोफिशिएंट का हमने पता कर लिया कितना होता है वैल्यू, डिपेंडिंग। आप याद करना है तो ऐसे याद करोगे, क्लास ए लिखोगे, IS लिखोगे, कोलोरेडो लिखोगे, ये 0.7 होता है, ये 0.8 होता है, और ये दोनों क्या होता है, 7 पहले लिख दो, 8 बाद में लिख दो, तो 0.78 आ जाएगा आपका, 0.78 आ जाएगा इससे। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पैन आपको पैन कोफिशिएंट निकालना होगा, और पैन इवेपोरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो उस वाटर बॉडी का आपको इवेपोरेशन मिल जाएगा, उस वाटर बॉडी का इवेपोरेशन आपको मिल जाएगा। अगर हमें पूरा उस बॉडी का, मान लो इवेपोरेशन तो हमें मिल गया, इवेपोरेशन जो होता है वो डेप्थ में मिलता है। इवेपोरेशन जो मिलता है हमें डेप्थ में मिलेगा, 25 mm इवेपोरेशन हुआ, 30 mm इवेपोरेशन हुआ, और इस वाटर बॉडी का मुझे सरफेस एरिया भी पता है, इस बॉडी वाटर बॉडी का सरफेस एरिया भी पता है, तो मैं वॉल्यूम लॉस बता सकता हूँ कितना वॉल्यूम लॉस हुआ ड्यू टू इवेपोरेशन। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन इज इक्वल टू volume of water loss due to evaporation from the water body is equal to actual evaporation multiplied by surface area of the water body. Surface area से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करोगे तो you will get the value of actual evaporation, actual sorry what volume of water आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे बने हुए हैं क्लास ऑफ पैन बने हुए हैं, और टाइप्स ऑफ पैन्स के वैल्यू उनकी पैन कोफिशिएंट लिखी हुई है। तो मैंने बताया था कि क्लास ए पैन जो होता है, जिसका फिगर आपने देखा था, जिसका आपने फिगर देखा था ऊपर एग्जैक्ट फिगर, ये है 0.7 इसका CP वैल्यू होती है, इसका 0.8 होता है, और कोलोरेडो को 0.78 होता है। ये वाला अभी तक पूछा उछा नहीं है, बस आपको देखना है तो देख सकते हो, फ्लोटिंग पैन होता है, फ्लोटिंग पैन इज 0.8, वैल्यू जो होती है इसकी 0.8 होती है। अगर मुझे एक क्वेश्चन करना है इसी से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास है IS पैन है, जिसमें इसकी कोफिशिएंट कितनी हो जाएगी 0.8, ये तो फिक्स है 0.8 है, और सरफेस एरिया जो है उस रिजर्वायर का, कोई रिजर्वायर है उसका सरफेस एरिया जो है वो 100 हेक्टेयर है, 100 हेक्टेयर है, और पैन इवेपोरेशन जो इसका आ रहा है, पैन इवेपोरेशन जो आ रहा है, पैन इवेपोरेशन जो आ रहा है, इट इज इक्वल टू
4 सेंटीमीटर। पैन इवेपोरेशन जो आ रहा है वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मुझसे पूछ रहा है, या मुझसे पूछ रहा है एंटीसिपेटेड प्रेसिपिट कितना इवेपोरेशन लॉस होगा, ये सीधे सीधे बोल दो। इवेपोरेशन लॉस कितना होगा? इवेपोरेशन लॉस, इवेपोरेशन लॉस ऑफ रिजर्वायर, ये जो है सरफेस एरिया का रिजर्वायर है, तो इवेपोरेशन लॉस ऑफ रिजर्वायर कितना हो जाएगा? इट इज पैन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय पैन इवेपोरेशन, पैन इवेपोरेशन हो जाएगा। पैन कोफिशिएंट आपका 0.8 है और पैन इवेपोरेशन आपका 4 सेंटीमीटर है, तो ये 3.2 सेंटीमीटर आपका इवेपोरेशन लॉस होगा फ्रॉम द रिजर्वायर। रिजर्वायर के लिए बोले तो 3.2 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं बोलूँ कि कितना वॉल्यूम लॉस हुआ है, तो वॉल्यूम निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम लॉस, वॉल्यूम लॉस होगा आपका जो इवेपोरेशन लॉस हुआ, इवेपोरेशन लॉस हुआ वो, और मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो इवेपोरेशन लॉस जो हुआ है आपका 3.2 सेंटीमीटर हुआ है, तो उसको 10 टू पावर -2 में कन्वर्ट करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इनटू एरिया जो है हेक्टेयर में गिवन है, इसको 10 टू पावर 4 में कन्वर्ट करोगे तो मीटर क्यूब में टोटल आंसर आएगा आपका। तो अगर मीटर क्यूब में आंसर मैं बोलूँ तो इट विल बी सीधे सीधे पावर ए टू पावर इसके साथ है, ये कट जाएगा, तो ये 3.2 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस होगा। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस होगा। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल, कैसे हम इवेपोरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हमारे लॉस हो रहा है अगर रिजर्वायर से, तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? तो कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे मैकेनिकल कवर। अगर छोटा वाटर बॉडी है तो आप उसको क्या कर दो, कवर कर दो, शेडिंग वगैरह कर दो, या तो उस पर कुछ, मान लो छोटा सा आपके घर में कोई टैंक है उससे इवेपोरेशन हो रहा है तो आप उसको क्या करते हो, ढक के रखते हो, तो इवेपोरेशन लॉसेज नहीं होते। लेकिन बड़ा सा रिवर है या बहुत बड़ा सा रिजर्वायर है या सी है, उसको थोड़ी ढक ढक सकते हो, तो मैकेनिकल कवर वहां पे अप्लीकेबल नहीं होगा। ये स्मॉल वाटर बॉडीज के लिए अप्लीकेबल होता है। सरफेस फ्लोट्स, सरफेस फ्लोट्स क्या करते हैं? सरफेस फ्लोट्स मतलब होता है कि कोई आपकी रिवर है या कोई लेक है, उसको आपने उसको आपने क्या किया, कोई हल्का सा या बहुत कम वेट का कोई बॉडी है, उसके ऊपर आपने रख दिया, उसके ऊपर रख दोगे वो फ्लोट करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, तो ये वाटर बॉडी क्या होगा, सारा का सारा सॉरी ये जो अब्स्ट्रक्शन होगा जो सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, प्लास्टिक का हो सकता है या किसी भी मेटल का हो सकता है, जो ये फ्लोट सिप करता रहेगा वाटर बॉडी पे, तो ये इवेपोरेशन लॉसेस को बचा लेगा। तो एक्सपोज सरफेस को आप क्या करते हो, एक्सपोज सरफेस एरिया को बचा लेते हो सरफेस फ्लोट से। नेक्स्ट है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म का मतलब होता है कोई केमिकल आप यूज कर लो, कोई केमिकल आप छिड़क दो उस पे, सो दैट कि आपका इवेपोरेशन लॉस घट जाए। सर केमिकल छिड़कने के लिए केमिकल का नाम पता होना चाहिए, तो केमिकल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सिटाइल एल्कोहल, इसको बोलते हैं हेक्सा डेकोनॉल, हेक्सा डेकोनॉल, या स्टेराइल एल्कोहल जिसको बोलते हैं ऑक्टा डेकोनॉल। इसको आप सरफेस पे जब जब सरफेस पे आप इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो या छिड़क दोगे तो इवेपोरेशन लॉसेज जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। इवेपोरेशन ये सप्रेसर है, इवेपोरेशन का सप्रेसर है या इवेपोरेशन का इनहिबिटर्स है। बेटर रिजर्वायर प्लानिंग, रिजर्वायर की प्लानिंग आप बेटर कर सकते हो। मान लो ये वाला आपने डैम बनाया, डैम आपने बनाया और आपने ऐसे जगह बनाया जहाँ पे डेप्थ डैम की कम है, इस तरह से बना देता हूँ, इसका सेक्शन यहाँ पे है। ऐसा आपने डैम बनाया जिसकी डेप्थ कम है और इसका इधर वाला पूरा रिजर्वायर जो भिगाएगा पूरा पूरा एरिया, इसके पीछे वाला एरिया जो है बहुत बड़ा है, तो आपका लॉसेज जो होगा सरफेस एरिया वो बड़ा हो जाएगा। ड्यू टू दिस सरफेस एरिया आपकी लॉसेज ज्यादा होंगे। तो आपने अच्छे से अगर नहीं प्लानिंग की, प्लानिंग के अच्छे से करने का मतलब आपका डेप्थ ऑफ रिजर्वायर ज्यादा होना चाहिए और ये वाला जो एरिया होना चाहिए कैचमेंट, जो उसका पीछे का रिजर्वायर वाला एरिया होना चाहिए वो कम होना चाहिए। जब कम होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो लॉसेज भी घट जाएंगे। तो प्रॉपर प्लानिंग आप करके भी बचा सकते हो। बेटर रिजर्वायर ऑपरेशन, बेटर रिजर्वायर ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो उसमें आउटलेट आपने लगा रखा है, आउटलेट आपने लगा रखा है, उसको ऑपरेशन आप प्रॉपर करो। उसका ऑपरेशन प्रॉपर करने का मतलब होता है कि डिस्चार्ज जो चाहिए हमें डाउनस्ट्रीम में, वो डिस्चार्ज आप उतना अमाउंट में निकालते रहो सो दैट कि आपका लॉसेज कम हो। प्लांटिंग ट्रीज, ये तो यूनिवर्सल चीज है कि आपको ट्रीज को प्लांट करना होगा। प्लांटिंग ट्रीज मतलब होता है ट्रीज को अपने प्लांटेशन ज्यादा करोगे तो योर इक्वेशन विल डिक्रीज। सो दीज आर द मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ इवेपोरेशन।
ट्रांसपैरेशन बाकी हम कल करेंगे, आज नहीं करने वाले। ट्रांसपैरेशन उसे मैंने एक बार समझा रखा है आपको। ट्रांसपैरेशन क्या समझाया था आपको कि जो आपका ट्री होता है वो आपके रूट से वाटर लेता है, रूट से वाटर लेकर के जो यूज करना है उसको यूज करता है। यूज करने के बाद पूरा का पूरा वो प्लांट वाटर को क्या करता है, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट कर देता है। उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन जो होता है वो प्लांट का है आपका। ट्रांसपायरेशन इज द प्लांट इवेपोरेशन, प्लांट से जो इवेपोरेशन हो रहा है उसका नाम होता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज कंबाइंड टू डे लाइट आवर्स। ये क्वेश्चन पूछा है किसी एग्जाम में, ट्रांसपायरेशन कब होता है? तो ट्रांसपायरेशन इज जनरली इन डे आवर्स, मतलब दिन में होता है। प्लांट ट्रांसपायर्स क्योंकि दिन में क्यों होता है? दिन में वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए क्या करता है वहां पे आपका वाटर वो बाहर निकालता है। Plant transpires more than 80 times water than what they consume during the photosynthesis. जितना कंज्यूम करेगा फोटोसिंथेसिस में उसका 80 टाइम्स क्या कर देता है वो, 80 टाइम्स क्या कर देता है, ट्रांसपायर कर देता है, मतलब उसको इवेपोरेट कर देता है। 80 टाइम्स उसका वाटर इवेपोरेट कर देता है, उसको होता है ट्रांसपायरेशन लॉसेस। नेक्स्ट इसका मेजरमेंट की बात करेंगे तो आपको इक्विपमेंट याद होना चाहिए। ट्रांसपायरेशन का कौन सा इक्विपमेंट है जो मेजर करता है, एग्जाम में पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। सो फाइटोमीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द ट्रांसपायरेशन लॉसेस ओनली। सिर्फ ट्रांसपायरेशन पूछा तो फाइटोमीटर होता है। और इवेपो ट्रांसपायरेशन होगा तो मैंने बताया था पहले, इवेपो ट्रांसपायरेशन मैंने इरिगेशन में बताया था, किसी को याद है क्या? इवेपो ट्रांसपायरेशन किस किस इक्विपमेंट से नापते हैं? इवेपो ट्रांसपायरेशन, इवेपो ट्रांसपायरेशन किस इक्विपमेंट से नापते हैं, किसी को पता है क्या? इरिगेशन में अगर याद हो तो बता सकते हो, नहीं याद हो तो क्या ही करोगे। इरिगेशन में आपको याद है ट्रांसपायरेशन किससे नापा था? इवेपो ट्रांसपायरेशन किससे नापा था हमने? इवेपो ट्रांसपायरेशन का एक फिगर भी दिखाया था आपको प्रॉपर, कि ये वाला फिगर होता है, इसको याद कर लो, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इवेपो ट्रांसपायरेशन किससे मेजर किया जाता है। लेसीमीटर का नाम सुना है? लेसीमीटर का नाम सुना है आज तक? लेसीमीटर का नाम सुना है क्या? किसी ने भी सुना है लेसीमीटर का? हाँ, तो लेसीमीटर से तो यूपी ट्रांसपरेशन मेजर करते हैं, मैंने बताया था इरिगेशन में भी। वही सेम चीज यहाँ रिपीट होगा, मैंने वहां भी बोला था कि ये रिपीट होगा आगे चल करके, ये रिपीट होगा आगे चल करके। तो ट्रांसपरेशन में कुछ करते नहीं, एक बर्तन होगा। हाइटोमीटर में क्या करते हैं, एक बर्तन होगा उसमें ट्रीज लगे होंगे आपके, ट्री लगा होगा तो आप वेट ऑफ द कंटेनर ले लोगे विद सॉइल, सॉइल और कंटेनर का वेट ले लोगे जिसका W1 है, उसमें वाटर ऐड कर दोगे, वाटर ऐड कर दोगे तो W आपका वाटर ऐड हो गया। फाइनल वेट ऑफ द कंटेनर निकालोगे W2 हो जाएगा। तो ट्रांसपरेशन लॉस क्या होगा, जो आपका कंटेनर वेट था प्लस वाटर वेट और माइनस जो फाइनल आपका कंटेनर वेट आया, यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना ट्रांसपायर हुआ। ये फाइटोमीटर सिंपल सा इक्विपमेंट होता है, सिंपल इक्विपमेंट है, बट इसको किसी ने पेटेंट कराया होगा इसलिए इसका नाम फाइटोमीटर रख के कमाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको इरिगेशन में ये वाली भी बताया था, ट्रांसपायरेशन रेशियो। ट्रांसपायरेशन रेशियो का मतलब होता है कि जितना मास ऑफ वाटर कंज्यूम किया है प्लांट ने ड्यूरिंग द ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ डिवाइडेड बाई उसका ड्राई मास कितना होगा, जब वो सूख जाएगा तो उसका मास कितना होगा, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन रेशियो। तो ट्रांसपायरेशन रेशियो का मतलब होता है कि प्लांट ने मान लो 10 लीटर पानी पूरे ग्रोथ करने में खर्च किया था, 10 लीटर पानी पूरे ग्रोथ करने में खर्च किया था, तो 10 लीटर पानी ऊपर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई प्लांट जब ड्राई हो जाएगा, विल्ट होकर ड्राई हो जाएगा तो कितना अमाउंट ऑफ वेट उसका होगा, ड्राई का वेट कितना होगा। तो मान लेते हैं उसका ड्राई का वेट हो गया 200 ग्राम मान लो, तो ये आपका होता है ट्रांसपायरेशन रेशियो। इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन रेशियो, वेट ऑफ द वाटर कंज्यूम बाय द प्लांट ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट आफ्टर विल्टिंग। ये भी बताया था आपसे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन का फैक्टर्स क्या होता है, टाइप ऑफ प्लांट क्या है, टाइप ऑफ लीफ कैसा है, स्टेज ऑफ द प्लांट कैसा है। मतलब अगर कोई प्लांट क्या होता है ज्यादा ट्रांसपायर करते हैं, ज्यादा पानी यूज करके ट्रांसपायर करते हैं, कोई लीफ चौड़ी है तो मतलब ब्रॉड लीफ है तो वो ज्यादा पानी को ट्रांसपायर करेगी, या उसमें ज्यादा होल्स है तो वो ज्यादा ट्रांसपायर करेंगे। स्टेज ऑफ द प्लांट मतलब अगर मेच्योर प्लांट है तो ज्यादा ट्रांसपायर करेगा, लेस मेच्योर होगा तो कम करेगा, इस तरह से समझ सकते हो। सॉइल फैक्टर्स,
टाइप्स ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। अगर आपका सैंडी सॉइल होगा तो ज्यादा वाटर जाएगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है सॉइल से कितना पानी खींच रहा है वो। तो अगर आपका सॉइल सैंडी सॉइल है तो ज्यादा पानी खींच पाएगा वो, क्ले सॉइल है तो कम पानी खींच पाएगा। तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड पोरोसिटी, अगर ज्यादा पानी अवेलेबल है आपके पानी सॉइल में तो ज्यादा पानी इवेपोरेट करेगा। अगर पोरोसिटी अच्छी है तो ज्यादा पानी स्टोर होगा। इस सब चीज पे डिपेंड करता है। वेदर फैक्टर, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो आपको विंड ज्यादा होगी, रेडिएशन ज्यादा होगा, इन सब की फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये फैक्टर ज्यादा कॉमन फैक्टर है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रांसपायरेशन कल हम पढ़ेंगे। ट्रांसपायरेशन के बाद अब इन्फिल्ट्रेशन आएगा। इन्फिल्ट्रेशन के बाद फिर हमारा शायद हाइड्रोग्राफ आएगा। इन्फिल्ट्रेशन के बाद हमारा फाई इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स आएगा। फिर उसके बाद रन ऑफ आएगा। रन ऑफ के बाद फिर हाइड्रोग्राफ आएगा। हाइड्रोग्राफ के बाद हमारा हाइड्रोग्राफ के बाद हमारा एक कोर्स खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको कुछ चीजें बच रही हैं, जैसे इवेपोरेशन में, सॉरी इन्फिल्ट्रेशन बच रहा है, इवेपोट्रांसपिरेशन बच रहा है। ये सब इरिगेशन में पढ़ा था हमने, एईटी पीईटी सब पढ़ रखा था, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। इवेपोट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, फिर इन्फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। इन्फिल्ट्रेशन मतलब ग्राउंड के अंदर जो पानी चला गया उसकी बात करेंगे। जो मैंने बताया था हम पढ़ रहे हैं लॉसेस, तो इन्फिल्ट्रेशन एक तरह का लॉस ही है। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पढ़ेंगे। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पढ़ने के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे, कैसे इन्फिल्ट्रेशन को टेस्ट करते हैं। उसके बाद एक हॉट क्वेश्चन होती है जिसपे गेट में क्वेश्चन आता है, वो एक क्वेश्चन देखेंगे। इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आए एग्जाम में, वो देखेंगे। उसके बाद रन ऑफ देखेंगे, क्योंकि रन ऑफ जो होता है वो टॉप पोर्शन, ऊपर से जो फ्लो करता है, सरफेस पे जो फ्लो करता है, या रन ऑफ के जो कंपोनेंट होते हैं वो रन ऑफ में देखेंगे। रन ऑफ के बाद ही हाइड्रोग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। कल हम रन ऑफ तक पहुंच जाएंगे। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है, पहले ही बताया था। अभी भी थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है, क्या करें, थ्योरेटिकल है तो है। आता है वो हाइड्रोग्राफ वगैरह से आता है, हाइड्रोग्राफ वगैरह जब आएगा तब देखेंगे। अभी हाइड्रोग्राफ आए नहीं, बाकी सब थ्योरेटिकल है। कहीं आपको देखा न्यूमेरिकल पहला वाला जो पार्ट था उसमें न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी वाले में आप प्रोबेबिलिटी पहले भी जानते होंगे। यहाँ आपको बस इतना जानना है कि टाइम पीरियड, रिटर्न पीरियड ये पीरियड होता है जिसमें आप कोई इवेंट दोबारा से अकर करे, उसको रिटर्न पीरियड बोलते हैं। रिटर्न पीरियड इज इनवर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का इनवर्स जो होता है वो रिटर्न पीरियड होता है, ऐसे बोल सकते हो, मतलब p इज इक्वल टू 1/t। और किसी n सक्सेसिव इवेंट में r इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बाइनोमियल से निकालते हैं। सो बाइनोमियल से r इवेंट होने की n सक्सेसिव इवेंट निकालने की जो होगी n ncr p टू द पावर r q टू द पावर 1 n माइनस r होता है, where p is the probability of occurrence and q is the probability of non occurrence। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल अकरेंस जो होती है 1 होती है। प्रोबेबिलिटी आप वेन डायग्राम पे जब ड्रॉ करते हो तो उसकी टोटल जो अकरेंस होती है वो 1 होती है। तो जब आपको अकरेंस पता है तो नॉन अकरेंस आप निकाल सकते हो 1 में से अकरेंस को घटा के। सो p इज इक्वल टू हो गया, q इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस p। तो 1 माइनस p निकल गया। p जो होता है प्रोबेबिलिटी होती है, वो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है, रिटर्न पीरियड होता है। तो p इज इक्वल टू 1/t आ जाएगा। उस मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी अकरेंस। पहले उसके पहले मैंने वेबल्स मेथड बताया था। वेबल्स मेथड में आपको डिस्चार्ज या तो गिवन होगा या चार्ज गिवन होगा। नहीं तो डिस्चार्ज गिवन है तो आपके पास रेनफॉल गिवन होगा। उस रेनफॉल को आप क्या करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर लोगे तो उसको आप रैंक दे दो। रैंक मतलब होता है नंबरिंग देना, 1 2 3। जब सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी उसको 1 दोगे, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी उसको आखिरी वैल्यू दोगे। रैंक पता चल जाएगी तो आप फार्मूला लगा के वेबल्स मेथड से निकाल सकते हो कि उसकी उसकी रिटर्न पीरियड कितनी है। रिटर्न पीरियड t इक्वल टू होती है n/m+1, सॉरी n+1 डिवाइडेड बाय m। m जो होता है वो रैंक होता है, और जो n होता है वो नंबर ऑफ डेटा होता है, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने एक पढ़ा चाउज मेथड या गैम्बल्स मेथड। चाउज मेथड या गैम्बल्स मेथड जो होता है वो एक अप्रोच है टू कैलकुलेट द टोटल अकरेंस ऑफ इवेंट। टोटल अकरेंस ऑफ इवेंट निकालने के लिए जैसे xt टोटल अकरेंस ऑफ इवेंट है इज इक्वल टू हो जाएगा t प्लस t नहीं x बार प्लस सिग्मा इंटू kt। वो फार्मूला बेस है, बिल्कुल स्टेप वाइज उसको कैलकुलेट करते चले जाते हैं। अभी तक गेट में शायद नहीं पूछा है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा देना पड़ेगा ना उसको, इसलिए गेट में नहीं पूछा वो।
गेट में नहीं पूछा, गेट में वो वैल्यू पूछ सकता है जो वाई एन बार और एस एन की वैल्यू थी, वो वैल्यू पूछ सकता है, क्योंकि वो वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो वैल्यू कांस्टेंट होती है मैक्सिमम वैल्यू, वो वैल्यू पूछ सकता है, अदरवाइज नहीं पूछेगा आपसे। चलो अब कल ही करेंगे, इतना आपको मुझे लगता नहीं कि पूरा समझ में आया होगा, बट जितना समझ में आया आप उसको उसको समझ लो। प्रोबेबिलिटी वाला भले नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको क्या करो, प्रोबेबिलिटी वाले समझ में नहीं आया होगा तो आप उसको एक बार रिपीट करो, पढ़ो उससे नोट से, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप उससे पूछ लेना। चलो गुड नाइट।